गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अजुनास, क्या हाल चाल? हाँ, तो आज की क्लास अपने लिए इसलिए मेमोरेबल है क्योंकि आज अपने को, मुझे लगता है, 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। 2 महीने 10 दिन होने वाले हैं। और 2 महीने के अंदर जो तुमने किया है, मतलब क्या किया है यार। ठीक है, सच बताऊं, हंसते खेलते जो भी किया है, बहुत अच्छा करने की कोशिश करी है। और सच बताया जाए तो यार, तुम यहां तक अगर आ गए हो ना, यहां तक, इस क्लास तक तुम आ गए हो, और इस क्लास में अगर तुम बैकलॉग में ही कोई बच्चा वीडियो रिकॉर्डेड देख के अगर यहां तक आ रहे हो, तब भी बहुत हिम्मत है तुम में। क्योंकि तुम्हें पता चल गया होगा कि साइंस क्या चाहता है तुमसे। और सबसे पहले यार तुम लोगों को, अब क्योंकि 2 महीने का ब्रेक आएगा अपने बीच में, इनऑर्गेनिक चलेगी 2 महीने 2.5 महीने, तो जो भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होंगे, ये 2 चैप्टर्स ना, एज अ टीचर बहुत मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये 2 चैप्टर आप लोग झेल जाओ, ये 2 चैप्टर आप लोग सीख जाओ। क्योंकि इस 2 चैप्टर को करने के बाद अगले 2 महीने आपको टाइम मिलेगा इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का। समरी लेक्चर होगा आपके पास, आप समरी लेक्चर से करोगे। अभी मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ब्लैंक पीडीएफ भी अपलोड करूंगा। मैं भूला नहीं हूं, बस थोड़ा कुछ वेट कर रहा था। ब्लैंक पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो ब्लैंक पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो आप। वहां को क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर सकते हो, जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं। आप आराम से सेम क्लास के नोट्स को बार बार मतलब पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करते रहना, क्योंकि ऐसा है कि जब बाद में मिलोगे तब तक तुम में से बहुत सारे लोग, ऑलरेडी बहुत सारे लोग अर्जुना 1.0 से अर्जुना 2.0 में चले जाते हैं, फिर अर्जुना 3.0 में चले जाते हैं, फिर 4.0 में चले जाते हैं, कुछ अर्जुना फास्ट ट्रैक में आते हैं। ये ना, बस एक दो चीजें हैं। अगर आप बैकलॉग बना चुके हो ना, तुम्हारे पास 2 महीने फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग खत्म करने का, रिवीजन करने का, सब कुछ। तो भाई, अगर गलती करी है सुधार लेना, अभी भी टाइम है। हाँ, अभी भी टाइम है। कोशिश करना भाई, आज चैप्टर एंड करेंगे, चैप्टर एंड करेंगे। और चैप्टर का एंड करेंगे वही श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट से। उसकी कहानी सुनेंगे और उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे। केबीडी आज बाद में खेलेंगे, आज पहले पहले इस चैप्टर के जो बचे हुए पोर्शंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो भैया शुरू हो जाइए। हाँ, वो गाना चल रहा है ना आजकल, एक रेत रहल, हाँ जरूरत मुहूर्त। तो बस चलते हैं, ठीक है। अभी 2 महीने बाद फिर मिलेंगे, तब तक थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और गैसीय स्टेट से। चलो चलो स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करें, चलो। हाँ, देखते आज की कहानी, देखते हैं कहां तक जाती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्लास में, और हमने ट्रिक बना ली थी। हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के 2 तरीके। भैया देख लो, जिन लोगों को भी इनऑर्गेनिक करना है, अगले मंडे से इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, नेसेसरी एंड मस्ट कंडीशन है। इनऑर्गेनिक करना है, मोहित सर आपकी क्लास में अगले मंडे से आएंगे, और भैया उनसे, मतलब उस जैसा टीचर, उस तरह का इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले टीचर्स कम मिलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं फिजिकल बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बैच में मुझे लगता है सारे टीचर्स आपको मतलब हैंड पिक्ड करके दिए गए हैं। आपका अर्जुना पहला बैच होता है, तो ऑब्वियस ये अलग सर चूज करके देते हैं कि यार ये बंदा ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाना, क्योंकि मोहित सर को इनऑर्गेनिक क्लास जब स्टार्ट होगी तो पहले दिन उनको क्वांटम नंबर्स आपको पता होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक के लिए बताया, तो मंडे की क्लास आपको फुल्ली तभी समझ में आएगी जब आप क्वांटम नंबर्स वाला पोर्शन करके जाएंगे। पक्का हो जाएगा? तो शुरू कर लेना। ये देखो, मुझे किसी ने बोला कि सर Z इज इक्वल्स टू, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाए, याद करो ट्रिक क्या था। सो गया पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया। सर क्या पीकर्स हो गया? अब आपको अंदर की खबर आपको पता है। दूध पीकर्स हो गया, दूध पीकर्स हो गया। सर फिर ड्रग्स पीकर्स हो गया, चाहे दूध पीकर्स हो गया। श्रद्धा भावना के हिसाब से, जैसी श्रद्धा वैसे आप सोच सकते हो, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे आप सोच सकते हो वैसे आप लिख लो। क्या होगा सर? एस सबसेल कहां से स्टार्ट होता था? फर्स्ट से, तो इसकी नंबरिंग फर्स्ट से। एस सबसेल फर्स्ट से, एस सबसेल फर्स्ट से स्टार्ट होता था, तो उसकी नंबरिंग फर्स्ट से शुरू करेंगे। पी सबसेल कहां से स्टार्ट होता था? पी सबसेल 2 से, तो उसकी नंबरिंग 2 से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। और ये देख लो, सारे के सारे पी को नंबर कर दो। और डी सबसेल कहां से स्टार्ट होता था? 3rd से, तो उसकी नंबरिंग कर दो। ये देख लो, सब कुछ लिख सकते हो। एफ की नंबरिंग 4 से, 5 से, यही होता था। याद है? अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी बंदे का बोला जाए तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला जाए, मैं किसी का ही बोलना शुरू करूं, मान लो मैंने बोला कि 20
28 का लिखना है, एटॉमिक नंबर 28। तो आप क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे 1s में कितने 2, फिर कितने 2s2, फिर कितना 2p6। ये सारा एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ये जो ट्रिक है ना, इसके लिए अब्बव की दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब्बव की दिक्कत नहीं है, इसके लिए सब कुछ हमने अरेंज कर रखा है। अब बस यहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे और चालू हो जाओ। यहां तक आते आते 4s2 तक 20 होते हैं और यहां पर कितना हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर अगर 28 है तो आप ये सब लिख सकते हो, पक्का हो जाएगा। ये देख लो, अगर मैं बोलता हूं, ध्यान सुनना एक चीज और, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आप जब स्कूल में 9 10th में लिखते थे तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 2, सेकंड ऑर्बिट में कितने 8। सर थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे, थर्ड ऑर्बिट में ये देख लो सर 8 और 8 16 और फिर क्या होगा 2। याद रखिएगा, जो लोग 9 10th में लिखते थे वो ऐसे लिखना है। अच्छा 4s क्यों पहले फिल हो रहा है, 4s पहले क्यों फिल हो रहा है, बिकॉज 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब्बव रूल, अब्बव प्रिंसिपल क्या कहता था कि पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे फिर हायर एनर्जी को फिल करेंगे। हो सकता है ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे भी देखने को मिल जाए, किसी किसी बुक में या कहीं पर हो सकता है किसी किताब में आपको ये देखने को मिल जाए। इससे डरना नहीं है, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है। बस इसने क्या करा है, ऑर्बिट वाइज लिख दिया है, इसने ऑर्बिट वाइज लिख दिया है कि ये ऑर्बिट वाइज है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये क्या हो गया फोर्थ ऑर्बिट। ये देख लो अपने पास, ये ऑर्बिट वाइज। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं पर कोई पूछे, कहीं पर कोई पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका देख लो, ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑर्बिट वाइज। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कल याद करो, हमने पढ़ा था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं, आर्गन 18, ये देख लेना यहां पर 18 होता है। सर 1s2 हीलियम, 2p6 नियॉन, ये क्या था आर्गन, आर्गन। और ये लिख सकता हूं 4s2 3d8 लिख सकता हूं। एक ही कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बस हो जाएगा। श्योर हो तो यही है अपने पास। अरे ये पावर नहीं होता यार, ये पावर नहीं होता, ऊपर लिखते हैं, बस लिखने का तरीका होता है। ऐसा थोड़ी ना कि सर ऑक्सीजन की पावर 16 लिखिए, ये पावर नहीं होता भाई, ये सब लिखने का तरीका होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लिखने का तरीका है, वो पावर नहीं है कि डी की पावर 8 है, डी की पावर 8 नहीं है। पक्का हो जाएगा। तो ये कहानी हमने कल करी थी। इलेक्ट्रॉन्स लिखते टाइम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखा जाता है स्टेबल फॉर्म में लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने चलते हैं तो हम पहले लोअर एनर्जी में फिल करते हैं फिर हायर एनर्जी में फिल करते हैं। एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए, एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए हमने कल देखा था, अब्बव वाला सांप भी देखा था, और दूसरा हमें ऐसे भी पता था n+l रूल से भी कर सकते थे, और नहीं तो आपको पता ही है n+l के अलावा अब्बव वाला 1s 2s 3s 3p ऐसे करके बना लो, पक्का हो जाएगा। श्योर हो तो चलो, इलेक्ट्रॉन्स आते टाइम, इलेक्ट्रॉन्स जब आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। एक्सेप्शंस आज देखेंगे, फिर आगे कहानी करेंगे। एक बार ध्यान सुनना, हाँ एक बार ध्यान सुनना अपने पास, एक बार ध्यान सुनना। ये इलेक्ट्रॉन्स लिखने के टाइम पे आपने क्या करा, एनर्जी के हिसाब से फिल किया। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज जो सीखना है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। आयंस तो पता है ना, याद आ रहा है, आयंस दो टाइप के, कटायन और एनायन, ऐसा कुछ पढ़ा था। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लिखोगे तो याद रखिएगा, कटायन के केस में जनरली हम लोग कटायन ही लेंगे, तो इसके केस में देख लेना अपने पास, रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट, याद रखना आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, या फ्रॉम आउटर मोस्ट सबसेल ऑफ, लास्ट सबसेल ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, लास्ट सबसेल ऑफ, लास्ट सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ध्यान सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपने कल प्रैक्टिस की है तो भैया ये आपको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालोगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना अपने पास, क्या होने वाला है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होने वाला है। जैसे मैं एक सिंपल सा, कैल्शियम है, कैल्शियम का नंबर है 20, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता है 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा।
कैल्शियम, कैल्शियम +2 हो गया, कैल्शियम +2 हो गया, कैल्शियम +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ध्यान सुनना, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन कल लिखना सीखा था, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन कल लिखना सीखा था। ध्यान सुनना अपने पास, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन कल लिखना सीखा था, ठीक है, कल लिखना सीखा था। आज कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? फोर्थ ऑर्बिट वाला। तो कैल्शियम +2 क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा क्या? 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? 0। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? 0। पक्का हो जाएगा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? 0। निकाल दोगे? हो जाएगा। ये देख लो अपने पास, निकल जाएगा। ये देख लेना, कैल्शियम का केस लिया, मैं अब अलग अलग केस ले रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोल दूं वैनेडियम है, वैनेडियम कितना होता है? 23। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां पर 4s2 3d क्या हो गया? 3। यहां पर बताओ, अगर वैनेडियम +1 हुआ, वैनेडियम +2 हुआ, वैनेडियम +3 हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन कहां कहां से निकालोगे? बस ये बताओ। +1 है, +2 है, +3 है, इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा? वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया। अरे लिख लेना बेटा, बस अब आज के बाद तो 2 महीने का ब्रेक है। अब आप आराम से फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करते रहना, अर्जुना 1.0 वाले आराम से खत्म करते रहना। फिर से थर्मोडायनेमिक्स से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बस मोल वोल याद रखना। हाँ, कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन गलती से यहां मत निकाल देना। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लोग ये गलती कर देंगे। मैंने आपको क्या बोला था? लास्ट वाले ऑर्बिट से निकालना है। बेटा लास्ट ऑर्बिट में कौन आता है? थर्ड ऑर्बिट इज नॉट द लास्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट इज नॉट द लास्ट ऑर्बिट। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? सर विच वन इज द लास्ट ऑर्बिट? 4s से निकलेगा। किससे निकलेगा? 4s से निकलेगा। 3d3, अरे 3d3 तो अंदर वाला है। जाते टाइम कहां से निकालना है? सर लास्ट सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर। सबसे बाहर कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट है। भूल तो नहीं जा रहे? ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, लास्ट से निकालेंगे। वैनेडियम +2 एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। सर एक और इलेक्ट्रॉन अभी भी लास्ट ऑर्बिट में क्या बचा है? ये देख लो, 3p6 3d3, यहां पर 4s एक और निकल गया, 4s 0 हो गया। अब एक और बोल रहे, एक और निकालो। अब ये चला गया, फोर्थ ऑर्बिट खाली हो गया। सर अब कौन सा? इसके अंदर कौन सा ऑर्बिट है? इसके अंदर कौन सा ऑर्बिट है? इसके अंदर देखोगे तो अब कौन से ऑर्बिट से निकलेगा? सर अब यहां से निकलेगा। इसका लास्ट सबसेल कौन सा है? 3d2। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दोगे। ये समझ जाना, इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम, इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम एनर्जी लेवल देख के फिल करते। ये 4s को पहले फिल करते एज कंपेयर टू 3d। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। लेकिन जाते टाइम कौन पहले जाएगा? सबसे बाहर वाला। वो चाहे लोअर एनर्जी हो चाहे हायर एनर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले कौन से जगह जाएगा? ये इससे जाएगा। फिर किससे जाएगा? इससे जाएगा। देख लो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। निकाल दोगे? पक्का? हाँ श्योर हो? निकाल दोगे? आते टाइम जाते टाइम, आने का रूल अलग, जाने का रूल अलग। आते टाइम क्या रूल था? एनर्जी का लेवल देख के आओ। जाते टाइम क्या रूल है कि भैया बाहर कौन है, सबसे पहले बाहर कौन है उसको निकालो बाहर। उसको निकाल दिया बाहर, हो जाएगा। सर श्योर है? पक्का? श्योर हो? ये देखना अपने पास, ये देखना मैग्नीज है। ध्यान सुनिएगा, मैग्नीज 25। चलिए मैग्नीज 25 कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 लिख सकता हूं। अब मैं बार बार इतना बड़ा ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? आर्गन 18, देखिएगा आर्गन 18 4s2 3d5 लिख दूंगा, क्योंकि बार बार उतना कौन लिखेगा। चलिए मैग्नीज +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, मैग्नीज +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, मैग्नीज +4 का कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज +5 का कॉन्फ़िगरेशन। सर मैग्नीज +7 का +6 का कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज +7 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दीजिए। मैग्नीज के कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दीजिए, क्या आएगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? देख लो बेटा, आज का केबीडी थोड़ा लास्ट में करेंगे। हाँ एकदम एकदम भैया, बिना केबीडी के काम नहीं चलेगा, ठीक है।
आर्गन के एस्पेक्ट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनर्ट गैस ना बार बार इतना लंबा कौन लिखेगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक कौन लिखेगा, तो इसके हमने क्या किया, शॉर्ट में कर दिया। इनर्ट गैस क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट होता है, तो इसीलिए हम आर्गन के रिस्पेक्ट में, हीलियम के रिस्पेक्ट में, नियॉन के रिस्पेक्ट में करते चले जाएंगे। ये देख लो, ये बाकी सब जगह ये तो सेम रहेगा। सर पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s0 से। अरे रे रे रे, हाँ पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s0 से। अब देख लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सर यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहां पर अब यार 3d यहां पर ऐसे लिख देता हूं 3d3, ये क्या हो गया 3d2, ये क्या हो गया 3d1, और यहां पर क्या हो गया 3d0। देख लो बाकी सब जगह ये सेम रहेगा क्या, सेम रहेगा क्या, लिख सकते हो, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस का रूल क्या होता है, सिंपल सा रूल है, जाते टाइम आते टाइम क्या करना है, अबव प्रिंसिपल फॉलो करना है। आते टाइम क्या फॉलो करना है कि सर आते टाइम क्या करेंगे, सर जब इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब आ रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब हम लोग अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ न्यूट्रल एटम, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस पे बेस्ड है कि सर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन इज arranged from lower energy to higher energy level, lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level, lower energy level से higher energy level तक लेके जाते हैं, lower energy level से higher energy level पे फिल करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ किसको फॉलो करते हैं, अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अबव प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। लेकिन सर जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा होगा, जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होता है, हमेशा फ्रॉम लास्ट सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। याद रखिएगा क्योंकि बार बार आपसे पूछा जाएगा और आपको परेशान किया जाएगा, निकाल लेंगे, श्योर हो, श्योर हो। ये देख लो हम लोगों की लाइफ में क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस तरह की चीजें आ रही है, किस तरह की चीजें आ रही हैं, कैसे कैसे चीजें आ रही हैं। मैग्नीज निकाल दोगे, पक्का, श्योर हो, डन। ये देख लेना कहीं भी, अरे कोई बात नहीं, यहां देखो अपने पास कोई पूछ दे, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम क्या होगा 1s2 2s2 2p6, एल्यूमिनियम में कितने होते हैं 13 होते हैं, 2p6 3s2 3p1। सर एल्यूमिनियम अगर मैं बोलूं +1 बताओ, एल्यूमिनियम +2 बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, एल्यूमिनियम +3 बताओ। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन 10 3s2 3p1, नियॉन कहां तक, यहां पर नियॉन आ जाता है, लिख सकते हैं जल्दी। अरे भैया एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ ना। एक बात बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां से गया 5 बच गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4 बच गया, 1 निकाला 3 बच गया, 1 निकाला 2 बच गया, 1 निकाला 1 बच गया। अब इसके बाद लास्ट में क्या हो गया, मैग्नीज +7 में कितना हो गया 0 हो गया। एक एक करके निकाल के चेक कर लो, हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये देख अपने पास यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, मतलब नियॉन 10 तक तो सब कुछ सेम रहेगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, सर ये लास्ट सबसेल मतलब p का 0 हो गया। फिर नियॉन कहां से जाएगा, सर ये अगला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा 3s1 3p0, और एल्यूमिनियम +3 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नियॉन 10 3s0 3p0। सबके इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। एल्यूमिनियम +3 कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा, एल्यूमिनियम +3 कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एक तो हमने पहले सीखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इनर्ट गैस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनर्ट गैस में कौन कौन से इनर्ट गैस हैं, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। देख लो अपने पास ये क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये 2p6, ये 3p6, ये 4p6। कहीं कहीं पर हम इसका शॉर्टकट यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका यूज आता है, तो हम लोग इस तरह से इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में भी लिख सकते हैं, हो जाएगा, श्योर हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर में पहली चीज जो आपने सीखी है वो है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं और आयंस को कैसे बनाते हैं, पक्का हो जाएगा। आगे चलें,
श्योर हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला क्वांटम लॉ आ गया, फिर सेकंड लॉ क्या है, तो सेकंड लॉ को बोलते हैं, सेकंड लॉ को बोलते हैं हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है, ध्यान सुनना, हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल क्या कहता है। लास्ट वाला एक बात बताओ, लास्ट वाला क्यों निकाल रहे, तुम किसी को एक बात बताना, अगर मुझे किसी को घर से बाहर निकालना है, पहले मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले किसको निकालने की, सबसे, जब यही पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे ना, पीरियोडिक टेबल, तो वहां बताया जाएगा लास्ट वाले ऑर्बिट में ना अट्रैक्शन कम हो जाता है, लास्ट वाले ऑर्बिट में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर क्लास में लास्ट वाले बैच का बच्चा होगा, लास्ट रो में बैठा होगा, ऑब्वियस उससे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आए जाए नहीं फर्क पड़ता। स्कूल में देखा होगा ऐसे बायसनेस देखा होगा ना, मैम या टीचर्स को किससे आगे वालों से फर्क पड़ता है, लास्ट ऑर्बिट है, मैम देख भी नहीं रही, पूछ भी नहीं रही बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे अपनी क्लास में आज लास्ट क्लास है, अब लास्ट क्लास में मुझे से कोई पूछे कि सर एस ये एस क्या है, एस क्या होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियर पुल मतलब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ना, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, अरे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, पक्का। अच्छा चलो, एक सिंपल चीज, अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या आता है, ऑब्बो प्रिंसिपल हो गया, सेकंड वन क्या बोला जाता है, सेकंड वन क्या बोला जाता है, ठीक है, सेकंड वन क्या बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, सेकंड रूल जो हम लोग के लिए अप्लाई होता है। चलो एक बात बताना, ध्यान सुनना, मैं अभी स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा जो आपको लिखना है, जो आपको स्कूल के लिए लिखना है। एंड सेकंड वन इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ नाम के लिए लिखना जरूरी है, डर ना लगे। हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल क्या कहता है, ध्यान सुनना अपने पास, हुंस रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स को तब तक पेयरिंग मत करना जब तक सारे के सारे, मतलब ये देखना, अगर मैं बोलूं P4 है, P4 को कैसे फिल करोगे, P4 को कैसे फिल करोगे, P के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। कोई बोले कि सर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, P4 को ऐसे फिल करूं क्या, सर ये गलत आंसर हो जाएगा। हुंस रूल क्या कहता है, ध्यान सुनना, हुंस रूल क्या कहता है, सुनना अपने पास, हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल ये कहता है कि भैया पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ, ध्यान सुनना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल टेक्स प्लेस आफ्टर each orbital of subcell have one unpaired electron। मतलब सारे के सारे पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सारे सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं करेगा। इसका कहना यह है कि P4, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान सुनना, इसको कैसे लिखोगे, ये ध्यान सुनना, सर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग अब करोगे, मतलब सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद ही पेयरिंग अलाउड होगी, उसके बाद ही पेयरिंग अलाउड होगी। हुंस रूल यही कहता है कि भैया उसके बाद ही पेयरिंग अलाउड होगी। ध्यान सुनिएगा, ये पेयरिंग तभी अलाउड होगी, जैसे मैं तुमसे बोल दूं D6 है, D6 कैसे लिखोगे, D6 को कोई बोले कि सर D6 को ना ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, नहीं बेटे गलत हो जाएगा, D6 ऐसे अलाउड नहीं होगा। D6 कैसे अलाउड होगा, ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 और 6 ये होगा, ये अलाउड होगा। क्यों अलाउड नहीं, क्योंकि हुंस रूल ने बोला कि भाई साहब पहले आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, आप इलेक्ट्रॉन को सबको अनपेयर्ड फिल करते हो, मतलब यार डिस्ट्रीब्यूशन पेयरिंग तब करोगे जब सबके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये ध्यान रखना, हुंस रूल किसको बोलते हैं, हुंस रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं अलाउड होती, आप सबको अनपेयर्ड फिल करोगे। अगर तुमसे कोई बोल दे, ध्यान सुनना, यहां पर क्या बोला जाता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब क्या हो जाता है, यहां पर देखो ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2, यहां पर कितने हैं अपने बस 4, तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे ना उतना आपका स्पिन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सर सबका स्पिन क्या हो जाएगा, देखो ना यहां पर स्पिन देखो, यहां पर स्पिन, टोटल स्पिन देखोगे, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा सर 4 इंटू प्लस 1/2 कर दूं। यहां पर स्पिन देखोगे, यहां पर स्पिन कितना आ जाएगा, टोटल स्पिन देखोगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1/2 हो जाएगा।
यहां पर स्पिन देखना सर, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, जीरो हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर याद है, स्पिन क्वांटम नंबर याद है, ये प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। पेयरिंग करने का मतलब आपका टोटल स्पिन कितना हो जाता है, जीरो। टोटल स्पिन क्या हो जाता है, जीरो। इसी से ये पता चलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, देखो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मतलब अकेला, जैसे तुम अभी अनपेयर्ड हो, जीरो तभी होते हो ना, जैसे कोई पेयर्ड हो जाएगा अभी के टाइम पे तो वो जीरो हो जाएगा, उसके लिए तो बस आएगा इंस्टा आईडी में आएगा, बर्बाद हो जाएगा। पेयरिंग इसीलिए नहीं अलाउड होती है। पेयरिंग हम लोग नॉर्मल लाइफ में, जिंदगी में, इसको रियल लाइफ में बोले तो हमें तब तक पेयरिंग नहीं करनी जब तक आप क्या नहीं पास कर जाते। ये देख लो आपको क्या नहीं पास कर जाना है, ये देख लो, ये 10th क्लास देख लो क्वांटम नंबर, ये 11th क्लास, ये 12th क्लास, ये कॉलेज, और ये जो भी MBBS और MD, बस। तो पहले क्या करना है, खुद का सिक्का जमाना है। पहले 10th पास होना है, फिर 11th, फिर 12th, फिर कॉलेज जाना है, फिर MBBS MD करना है, फिर पेयरिंग करिए ना। जो 10th की गर्लफ्रेंड है उसको याद कीजिए, 12th की याद कीजिए, जहां के मन करे वहां की गर्लफ्रेंड याद कीजिए, बॉयफ्रेंड याद कीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देख रहे हो, एकदम ऐसे ऐसे। अब समझ में आ गया होगा पेयरिंग क्या होता है। घर वाले, तुम घर वालों से भी जाके बोलना, एक काम करना घर पे ना, लेकिन ये स्टंट तभी करना भाई, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस स्टंट में मार खाना, पिटाई खाना, बेलन, झाड़ू, चप्पल पड़ना बहुत नॉर्मल केस है। घर वालों से बोलना कि पापा मम्मी पढ़ के भी क्या ही करना है, बाद में तो आखिर मतलब घर ही संभालना है ना, तो एक काम करता हूँ अभी शादी वादी करवा दो, बस एक बार बोल के देखना, देख के तो देखना, तुम्हें हुंस ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तुम बोलना पापा क्या करूंगा मैं, बाद में जाके पेयर होऊंगा, बेटर अभी पेयर हो जाता हूं, बाद में पढ़ाई कर लूंगा, करके देखना बेटा। उन दोनों लोगों की पेयरिंग ना ऐसी तंदुरुस्त दिखेगी ना तुम्हें, तुम्हारा स्पिन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, भाई बोल के देखना, ऐसे ही मन करे कि आज कुछ एडवेंचर करते हैं, बोल के देखो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक भी है। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि सर पेयरिंग करते हैं ना, जितना ध्यान सुनना, अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो अपने पास, अगर पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग अगर कर देते हो तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इसका टोटल स्पिन क्या हो जाता है, टोटल स्पिन कितना हो जाता है, जीरो। कैसे, अरे भैया प्लस हाफ और माइनस हाफ, कितना स्पिन हो गया, जीरो हो जाएगा। हाँ, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये देखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड मतलब किसी के साथ पेयरिंग नहीं है, तो ये क्या होगा। अब जैसे मान लो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका प्लस हाफ, इसका ही प्लस हाफ, इसका ही प्लस हाफ, इसका ही प्लस हाफ, तो सर इसका टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, प्लस हाफ, सबका सेम ही होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ऐसे कर दो, प्लस हाफ कितना हो गया, 5 × 1/2, 5/2, ठीक है। तो यही होता है, अपने पास हो जाएगा। तो हुंस रूल ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, तब तक पेयरिंग अलाउड नहीं होती है। दैट इज नोन एज हुंस रूल। अच्छा, ये होता क्यों है, क्योंकि देखो यार, सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि आप लाइफ में जब स्टेबल होते हो ना, जितना ज्यादा, ध्यान सुनना, अपने पास कोई तुमसे पूछ देना, याद रखना, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये देखो स्टेटमेंट वाइज स्कूल के लिए क्या लिखना है, स्कूल के लिए क्या लिखना है, ध्यान सुन लेना, स्कूल में क्या लिखना है भाई साहब, इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश पकड़िएगा। दिस रूल डील्स विद द filling of electrons into orbitals belonging to same subshell। अच्छा, सेम सबसेल के बारे में बात कर रहा है। याद करो, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जानते हो ना, डिजेनरेट ऑर्बिटल जानते हो ना, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, याद करो कल बताया भी था, एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। ये देखो सर, ये क्या बोलता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल P और D में, F में, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ दैट सबसेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। ये भी क्या बात कर रहा है, सिंगल रहो, अभी तक सिंगल ही रहो, ये भी देख लो अपने पास, यही बोल रहा है। पक्का पक्का हो जाएगा, श्योर हो। तो दिल की कहानी यही है कि अभी अनपेयर्ड रहिए, सिंगली ऑक्यूपाइड रहिए। जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के साथ ऑक्यूपाइड रहिए। अगर किसी और के साथ पेयरिंग करी तो भैया आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, एकदम पूरा सिस्टम हिल जाएगा आपका,
ठीक है, हुंस रूल क्या बोलता है कि हुंस रूल के हिसाब से, ध्यान से देखना सर, P3 है, P3 का कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। कोई बोले सर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप क्यों बनाते हो, मान लो आप ऐसा बना देते तो आपका क्या चला जाता, ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो जाता, ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो जाता, इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर इसका टोटल स्पिन कितना है, इसका टोटल स्पिन कितना होता, सर ये कितना हो जाएगा 3 × 1/2। इसमें देखिए, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपका क्या जा रहा है, किसी का घर बस रहा हो, लेकिन बेटा दिक्कत ये है ना, घर बसने से दिक्कत नहीं है। देखो अब तुम्हें बताता हूं सिंगल रहने के फायदे, ध्यान सुनना भाई, पहले बता रहा हूं, इसका कोई भी डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं, बस बताने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि पापा मम्मी को जाके सुना रहे। हाँ देखो, ये देखो, अगर आपने पेयरिंग पहले कर ली तो होगा क्या, जैसे आप देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ना एक्सचेंज करना है, एक तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब देखो px है, py है, pz है, तीनों एक्सिस में, तीनों एक्सिस में क्या है, अगर p3 को तुम ऐसे लिखते हो तो तीनों एक्सिस में क्या है सर, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्री है, मतलब सब एक्सिस में एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब इसमें देखोगे किसी एक्सिस में 2, किसी एक्सिस में 1 और किसी एक्सिस में 0, एक बुरा नहीं मान जाएगा, बुरा लगता है ना यार, बुरा लगेगा ना अपने को कि सर ऐसा हो गया, एक एक्सिस में, एक एक्सिस में, हाँ जैसे तुम्हें बुरा लगता होगा ना किसी दोस्त के, मान लो या किसी दोस्त का बॉयफ्रेंड हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, तो तुम्हें बुरा लगता है ना, यही वाली कहानी। हुंस बहुत समझदार इंसान था, उसने बोला बच्चों को ये फेस नहीं करना, ये फेस नहीं करने देंगे, किसी को भी जल्दी पेयरिंग नहीं करने देंगे, तभी पेयरिंग होगी जब आप स्टेबल हो जाएंगे, पक्का। तो देख लो अपने पास, पेयरिंग पहले कर लोगे, पेयरिंग अगर पहले कर दोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, पेयरिंग पहले कर दोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल हो जाओगे, तुम्हारा एक्स एक्सिस में ज्यादा हो जाएगा, वाई एक्सिस में कम हो जाएगा, जेड एक्सिस बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए किसी को दर्द ना दें, इसलिए हुंस ने बोला ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड नहीं होगा, इसका स्पिन भी कम है, इसका स्पिन भी कम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन, दूसरा, एक तो सिमेट्रिकल हो गया, किसी भी एक्सिस में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब सिमेट्रिकल है तो भाई मजेदार चीज क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब ये यहां से यहां एक्सचेंज हो सकता है। अरे भाई तुम अकेले हो कहीं भी जा सकते हो, अकेले हो कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, मर्जी है, मतलब मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स चलेगा, उसको मन करेगा यहां आने का यहां आ जाएगा, इसको मन करेगा यहां आ जाएगा, खुशी तो देख लो। हुंस कितना समझदार इंसान था, उसने बोला D5 है, D5 देखोगे भाई साहब, D5 ज्यादा स्टेबल कब होगा, D5 ज्यादा स्टेबल ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि भैया इसमें ना एक्सचेंज करने का ऑप्शन बहुत है, इसमें जिंदगी जीने का ऑप्शन बहुत है, सर जिंदगी जीने का ऑप्शन बहुत है, पेयर हो जाओगे बर्बाद हो जाओगे, सर पेयर हो जाओगे लाइफ में इधर ही रह जाओगे। देख लो ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, 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 कहीं भी एक्सचेंज हो सकता है, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन। तो ये हुंस रूल है। हुंस रूल क्या बोलता है कि आप तब तक सिंगल रहिए जब तक आपके सारे इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं एक टाइप से धीरे धीरे स्टेबल कर रहे हैं, बाकी ठीक है हो जाएगा। इसके हिसाब से हाफ फील्ड, ध्यान सुनना, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछ दे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछ दे तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, बिकॉज ऑफ दिस, सर ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सर फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल, फिर कौन होगा सर, देखना हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, फुल्ली फील्ड ऑब्वियस है ज्यादा सिमेट्रिक, हाफ फील्ड फिर उसके हिसाब से आ जाएगा। ये फुल्ली फील्ड के बाद हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। कोई तुमसे पूछे ना, कोई तुमसे पूछ दे कि भैया एक बात बताइएगा, P3 है, P4 है और P6 है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताना स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, एक बोल रहा है सर हाँ हुंस बहुत अच्छा आदमी नहीं था, बताइए अच्छा आदमी, देखो यार सीधी सी बात है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर बर्बाद होना है तो इंस्टा आईडी मिल जाएगी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के लिए आजकल बहुत सारे लोग हैं, हाँ कम्युनिटी पोस्ट में चल रहा होता है, मैं कभी कोई खोलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, अरे भैया P6 सबसे ज्यादा स्टेबल, क्यों, क्योंकि सर एक बात बताओ, अरे ऐसा थोड़ी ना यार कि जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, तुम भी बड़े हो जाओगे तो भाई ऑब्वियस है ना, पेयर तो होना ही है, फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड मतलब अरे क्या बात कर रहा है, P6 इसलिए स्टेबल है कि जिंदगी में ये देखो ना, इसका एकदम सब कुछ
इसकी आत्मा तृप्त है, बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना। P3 को देखोगे तो P3 में क्या है सर, सिमेट्रिकल है ये, इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। P4 भाई साहब को देखोगे ना, देख के लग रहा है कि भैया तुम यहां ज्यादा हो यहां कम हो, ये अनसिमेट्रिकल है। तो P6 P3 P2 हो जाएगा पक्का। अच्छा, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है, अगर मैं तुमसे पूछ देता एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या बताते तुम लोग? चलो एनर्जी का ऑर्डर बताना, किसका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा सर? P6 की एनर्जी सबसे कम एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? हाँ हाँ, कम्युनिटी में देखता। तुम्हें क्या लगता है भाई? अरे हमें सब कुछ पता होता है, बस बताते नहीं है, क्योंकि बता देंगे तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। हमें यह भी पता है कितने लोगों का कैसा कैसा बैकलॉग है, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आती रहती है। आज ही पीडब्ल्यूएस स्कॉलर का भी रिपोर्ट आया है कि पीडब्ल्यूएस स्कॉलर में कौन कौन से बच्चे हैं, हैंड पिक करके लाया गया है उनको। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी करतूत, हाँ सब कुछ एक बार डालो, कितने बच्चे कितना देख रहे हैं, कितने लोगों का कितना बैकलॉग चल रहा है, कौन किस स्पीड से देख रहा है, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, टेंशन मत लो, नाम लेके नहीं बताऊंगा। हाँ, घर वाले बगल में कहीं सुन ना ले। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार एकदम। हाँ, ईयरफोन निकाल दो, एकदम अच्छी बातें कर देता हूँ। एकदम एकदम ऐसे बच्चे यार बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो देखो क्या देख रहे हैं, क्या क्या चीजें सोच रहे हैं बेचारे, मतलब क्या क्या देख रहे हैं। P6 P4 PT, मतलब जिंदगी कहाँ चल रही है और ये कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे, देख लो। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि विच वन इज मोर स्टेबल, चलो बताओ विच वन इज मोर स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछ दे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछ दे, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हो, बता सकते हो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर और एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हो क्या तुम लोग? क्या होगा? क्या होगा? D10 में क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड। सर D10 क्या होगा? कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, एकदम जिंदगी में सब कुछ अचीव कर चुका है, मतलब सोच रहे हो सब कुछ अचीव कर चुका है। D5 क्या है सर? सब में हाफ फील्ड है। तो स्टेबल कौन होगा सर? सबसे ज्यादा फुल्ली फील्ड, फिर हाफ फील्ड, और फिर D3 अपने पास। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? D10। फिर कौन आ गया? D5। फिर कौन आ जाएगा? D3। सर एनर्जी का ऑर्डर सबसे अपोजिट चलेगा, D5 और क्या आ जाएगा? D3। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पक्का? डन? पक्का? श्योर हो? आगे चलें। हुन्स रूल क्या कहता है? पता चल गया। हुन्स रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक मत करना जब तक वो सारे के सारे अनपेयर्ड ना हो जाएं। यहां से एक दो चीजें और निकल के आ जाती है, यहां से एक दो चीजें और निकल के आ जाती हैं। चलो ये देखो, अब ये एनसीईआरटी के अंदर है, ध्यान सुनना। कोई पूछे क्यों हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्यों स्टेबल है, इसके पीछे की इंग्लिश देख लो भाई। मैंने समझाने के लिए पहले बता दिया है कि सर अगर आप देखेंगे, अगर आप हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है तो आप क्या होगा? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए आप ज्यादा स्टेबल होंगे, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप फुल्ली फील्ड हैं या हाफ फील्ड हैं, अगर आप हाफ फील्ड हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है। जितने ज्यादा पॉसिबल होता है ना, क्या बोलते हैं मैथ्स में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उतनी ज्यादा वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी गेन करेगा। पक्का हो जाएगा। तो ये देख लेना अपने पास, कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड का मेजर जो दो रीजन होते हैं, एक सिमेट्री और दूसरा एनर्जी। एक सिमेट्री और दूसरा क्या होता है? एनर्जी। बस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है। कंप्लीटली और हाफ फील्ड क्या होते हैं? दे आर सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है? एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं? दे आर मोर स्टेबल। पक्का हो जाएगा। तो यही हुन्स रूल था। हुन्स रूल ने सीधा सीधा दो बातें बोली कि भैया, एक, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके हिसाब से हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अरे अब लिख लेना, अब तो 2 महीने तुम्हें लिखना ही है यार, लिखते रहना, कोई नहीं। हाँ हाँ, एक कोई है लास्ट स्लाइड में रॉन्ग रॉन्ग कर रहा है। क्या रॉन्ग है भाई? P6 के बाद P3 है, फिर P2 है, क्या है दिक्कत?
कौन सी दिक्कत हो गई बेटा? ये वाला अलाउड नहीं होगा ना, ये वाला अलाउड नहीं होगा। 3 into 2 ठीक तो है 3। चलो हो जाएगा, श्योर हो पक्का। अच्छा हुंस रूल ने ये बातें करी। अब्बाऊ ने बोला एनर्जी को कैसे फिल करोगे, पहले लोअर एनर्जी को फिर हायर एनर्जी को। हुंस बोला कि भैया पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सारे के सारे अनपेयर्ड नहीं फिल होते। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, एक मिनट ध्यान सुनना। अब एक नया रूल आता है और वो नया रूल देखना भाई साहब ऐसी बात बोल देगा ना कि दिल से बुरा लग जाएगा। कैसे? इसने क्या बोला, कहां है यार? अरे भाई यार तू इसको P2 कर दे भाई, तू भी कुछ भी मतलब क्या दिक्कत है यार तेरी? समझ जाना। P4 P2 इसके लिए रॉन्ग रॉन्ग लिख रहा है। मैं सोच रहा हूं कौन सा स्टेबल कौन सा, कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया साइन। अरे P2 P4 कर दे यार। मतलब तुम भी यार इतनी बड़ी बातें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है और तुम P2 P4 पे लगे हो। हाँ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? ऐसी बात है, यहां देख रहे हो कैसी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन देख रहे हो घूम रहा है तुम्हारा अब इलेक्ट्रॉन, और तुम P2 और P4 में लगे पड़े हो। चलो देखो ये जिंदगी है। हम देखो कितनी सारी बातें कर रहे हैं, कैसी जिंदगी कहां से स्टार्ट हुई थी और अब देखो कैसी बातें चल रही हैं। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर चॉइस है, क्या बोल रहा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925 में पॉली भाई साहब ने क्या बोले? पॉली भाई साहब क्या बोले? ये पॉली भाई साहब का कोई लेना देना नहीं हमारे, मतलब ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया के थे भाई कि हाँ राजा मौली के भाई पॉली थे, वो RRR बना रहे थे, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिखा रहे थे, कोई लेना देना नहीं। पॉली भाई साहब ने बहुत सिंपल सी बात करी, क्या बोला कि भैया कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर। कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम के अंदर सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस है आप इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्वांटम नंबर्स क्या थे? ध्यान सुनना, क्वांटम नंबर्स क्या थे? ध्यान सुना, क्वांटम नंबर्स क्या होते थे? एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब तुम हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जाओगे, पूछोगे भैया इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ, तो कैसे बताएगा? अपने चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताएगा। अब मान लो कोई पूछा, मान लो सोडियम के पास गए, मैंने बोला सोडियम, सॉरी मैग्नीशियम लेता हूं, मैग्नीशियम के पास गए, हमने बोला मैग्नीशियम तुम बताओगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है? तुमने बोला सर ये लो सर। अब एक बात बताना, ये 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, चलो लास्ट वाला लेता हूं, 3s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिखोगे या फिर आप ऐसे लिखोगे? आपको कैसे लिखना चाहिए? अगर आपने ऐसे लिखा और आपने ऐसे लिखा, ध्यान सुनिएगा, ये 3s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपने ऐसे सेम स्पिन में लिख दिया तो होगा क्या? ध्यान सुनिएगा, सेम स्पिन में लिख दोगे तो होगा क्या? ध्यान सुनना, सेम स्पिन में लिखोगे एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर देखना ध्यान से, इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ो और इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ो। इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर को लिख के देखो, n की वैल्यू 3, मतलब कौन से ऑर्बिट में? थर्ड ऑर्बिट में। s सबसेल मतलब l की वैल्यू 0, s सबसेल l की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, m की वैल्यू 0। अगर आपका स्पिन सेम है तो सर आप इसको प्लस हाफ लोगे तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा? प्लस हाफ लेना पड़ेगा। सर दोनों का क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या हो गए? सेम हो गए। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा इलेक्ट्रॉन है कौन सा नहीं है। इसीलिए पॉली ने बोला कि भैया अगर गलती से एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वो सेम स्पिन में नहीं फिल करोगे। क्यों? क्योंकि सेम स्पिन में जैसे ही फिल करोगे फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। एक ही स्पिन ऊपर ऊपर कर दिया चाहे नीचे नीचे कर दिया, सर सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। कोई बोले इसमें क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो, ये देखो, अब देखना, अगर तुमसे कोई बोलेगा ये देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, सर इसका n की वैल्यू क्या हो गई? थर्ड, इसके भी n की वैल्यू थर्ड, l की वैल्यू यहां भी 0, l की वैल्यू यहां भी 0, m की वैल्यू यहां भी 0, m की वैल्यू यहां भी 0। देख लो तीन क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन सर चौथा क्वांटम नंबर अगर आप इसको प्लस हाफ लोगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं होगा। तो पॉली ने बोला कभी भी ध्यान सुना, पॉली ने बोला कभी भी दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल के अंदर अगर डिफरेंशिएट कर रहा है, ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करना है तो उसका फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? स्पिन क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? सर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अदरवाइज चारों के चारों क्वांटम नंबर अगर सेम हो गए तो सर वो फिर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा।
कभी भी देखोगे प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पक्का याद रखिए। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं तुमसे पूछ दूं, चलो एक बात बताओ, इसके हिसाब से सेम स्पिन में फिल नहीं करना है, सेम स्पिन में फिल नहीं करना। अब्बा ने क्या बोला था, गलत एनर्जी, पहले लोअर एनर्जी को फिल करना है फिर हायर एनर्जी को फिल करना है। अब्बा ने क्या बोला, लोअर एनर्जी को फिल करना है फिर हायर एनर्जी को फिल करना है। हुंस ने क्या बोला, पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सब लोग अनपेयर्ड ना हो जाएं, सारे के सारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। और पॉली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम स्पिन में नहीं होने चाहिए। यही होगा, 3 लॉ पढ़े। आ जाओ इन तीनों के क्वेश्चन करते, आ जाओ इन तीनों के क्वेश्चन कर लेते हैं, इन तीनों के क्वेश्चन कर लेते हैं। बताना किस कॉन्सेप्ट में विच लॉ इज वायलेटेड। अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, तो मुझे बताना कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, किस रूल में। ये मान लो, ये 2s है, चलो इसमें बताओगे कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, इसमें कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, बताओ फर्स्ट वाले में कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है। वह फर्स्ट वाले में कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, सेकंड वाले में कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, थर्ड वाले में कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है। चलो बताओ किसमें कौन कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है। पहले वाले में कौन सा हो रहा है, पहले वाले में कौन सा वायलेट हो रहा है, हुंस रूल वायलेट हो रहा है, हुंस रूल का वायलेशन हो रहा है। कैसे, अरे सर 2 लोग पहले पेयरिंग कर दी, पहले पेयरिंग अलाउड नहीं थी। सर सेकंड वाले में कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, सेकंड लॉ में कौन सा हो रहा है, अब्बाउ रूल हो रहा है। क्यों, अब्बाउ प्रिंसिपल हो रहा है। अरे भैया क्यों, अरे सर आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन, सर 2s कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, आपने 2p में आ गया, ऐसा थोड़ी ना अलाउड होता है। पहले वाले में पहले आप 2s को फिल करते हो ना, फिर 2p में आते हो। आपने 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसे अलाउड नहीं होता। सर पहले वाले में हुंस, दूसरे वाले में अब्बाउ, तीसरे वाले में सीधा सीधा दिख रहा है कि सर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। क्या सर ये नहीं होगा। थर्ड वाले में देखो, फोर्थ वाले में यहां 2 रूल वायलेट हो रहे हैं। 2 रूल कौन से, 2 रूल कौन है, 2 रूल नहीं हो रहे ना, ये तो सही है ना, इसमें कोई वायलेशन तो दिख नहीं रहा। नहीं अच्छा, हुंस रूल का वायलेशन है। इसमें कौन सा है, अरे यार 1 मिनट रुक जा, कुछ और देना चाह रहा था मैं। चलो इसमें किस रूल का वायलेशन हो रहा है, चलो अब बताओ फोर्थ वाले में किस रूल का वायलेशन हो रहा है, फोर्थ वाले में किस रूल का वायलेशन हो रहा है। फोर्थ वाले में पॉली प्लस क्या हो रहा है, हुंस रूल का वायलेशन हो रहा है। पॉली प्लस हुंस रूल का वायलेशन, यहां पर देखो सब रूल वायलेट हो रहा है। अब्बाउ भी वायलेट हो रहा है, अब्बाउ भी वायलेट हो रहा है, प्लस हुंस भी हो रहा है, प्लस क्या हो गया, पॉली भी हो गया। मतलब ये रूल सबको वायलेट कर रहा है। पक्का निकाल दोगे, जिंदगी देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बदमाशी कर रहा है, उसकी बदमाशी को पकड़ना है। 3 रूल पढ़ने थे, अब्बाउ रूल पढ़ना था, हुंस पढ़ना था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना था। देख लो इसमें 2 रूल वायलेट हो रहे, इसमें तीनों के तीनों वायलेट हो गए। मतलब एकदम ही बदमाश बच्चा आया हुआ है, बोल रहा है नहीं सर कुछ भी कर लो हम नहीं पढ़ेंगे, हमें तो पेयरिंग करना है, हमने पैसे दिए, हम अपनी क्लास के, हाँ क्लास के बच्चे या बच्चियों से बात करेंगे, स्टूडेंट से, हाँ हमें पढ़ाई से क्या मतलब। ऐसे ही हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, इतनी माइक्रोस्कोपिक बातें कौन करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज भी हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज भी हो गए। अब छोटी छोटी बातें, हाँ अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ध्यान सुनिएगा। अब देख लो, देखो होता क्या है, आदमी जब, कौन सा आदमी, हाँ कौन सा आदमी अपने को, कौन सा आदमी ज्यादा ऐसे परेशान कौन सा करता है, जो सिंगल होता है ना। पेयर्ड इंसान देखो अगर फोन उन पे लगा रहता है, दिन भर फोन पे लगा रहेगा, इंस्टा पे लगा रहेगा, उसको ना मतलब बोलो यार, अरे यार इंडिया जीत गई, अच्छा ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप जीता, अच्छा ठीक है, कपिल शर्मा ने ये जोक मारा, हाँ ठीक है। पेयर्ड इंसान को फर्क नहीं पड़ता, वो दिन भर लगा पड़ा है, हाँ स्नैपचैट पे लगा पड़ा है, कम्युनिटी पोस्ट पे लगा, कम्युनिटी पोस्ट पे क्या ही करेगा,
ठीक है, वो अपना व्हाट्सएप पे घर वाले, अच्छा वो व्हाट्सएप पे ना सीधा चैट को, मतलब वो बैकअप में भी सीधा डिलीट मारता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर क्रोम पे जाके कुछ सर्च भी मारता है तो इनकॉग्निटो मोड पे भी जाके उसकी हिस्ट्री को फिर से वो सही करके आता है, कि उसको पता है पापा कभी कभी टेक सेवी हो सकते हैं, उसको पता है। हाँ, तो देखो यार, सबको पेयर्ड इंसान जो होता है ना वो कम अट्रैक्टिव होता है, अनपेयर्ड आदमी क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो वही वाली बात है। आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की। किसी के मैग्नेटिक नेचर की क्या होती है कहानी। मैग्नेटिक नेचर अगर किसी की बात की जाए तो मैग्नेटिक नेचर दो टाइप का होता है, ध्यान सुनिएगा। मैग्नेटिक नेचर दो टाइप का, एक होता है, एक को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक नेचर मतलब भैया, इसको डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हाँ बातें कैसी चलेंगी बड़ी बोरिंग बोरिंग से, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई अट्रैक्शन नहीं, वीकली रिपेल्ड बाय, ध्यान सुनिएगा, ये मतलब इनको कुछ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे जहां पूरी दुनिया अट्रैक्ट होती है, ये क्या होंगे, अरे बेकार है ये सब चीजें। डायमैग्नेटिक जीरो, मतलब इनका कोई अट्रैक्शन नहीं, किसी का कोई दिक्कत नहीं। डायमैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक को देखोगे, पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो पैरामैग्नेटिक अपने वाला हाल है। हाँ, पैरामैग्नेटिक मतलब एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड हुआ आपका तो भैया आप क्या हो जाते हो, पैरामैग्नेटिक हो जाते हो। मतलब आप क्या फील करते हो, भले वीक अट्रैक्शन फील करो बट अट्रैक्शन फील होता है। वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। आदमी होता है ना कि भाई मुझे साइंस पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉमर्स में अपनी क्रश क्यों ना हो, थोड़ा आदमी दिखा, भले आदमी अंदर से जान रहा है कि बुरी हालत है, पढ़ पढ़ के हालत बुरी है, लेकिन जैसे कोई पूछ दे हाँ कैसी चल रही है पढ़ाई, आदमी बोलता है बहुत शानदार। मैं सच बताऊं, मतलब एमबीबीएस करने बस 2 ही साल बाकी है। अंदर से हाँ यही आता है ना, आदमी फेंकता तो ऐसा ही है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि अबे यार एक टीचर आएगा शाम को बेइज्जती कर देगा अपनी, यही होगा पक्का। तो डायमैग्नेटिक और वही देखोगे स्कूल में ना, दो टाइप के लोग होते हैं यार, नॉर्मल जिंदगी में दो टाइप के लोग अपने फोन उन पे लगे पड़े, डायमैग्नेटिक, इनको कोई दिक्कत नहीं। इनका देखोगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ध्यान सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है ना उसको फिजिकली कैसे मेजर करे, फिजिकली कैसे मेजर करे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, n+2 BM। BM मतलब बोर्स मैग्नेट्रॉन। सर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देख लीजिएगा, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। और BM मतलब बोर्स मैग्नेट्रॉन, बोर्स का यूनिट है ये, बोर्स मैग्नेट्रॉन ये यूनिट है, मैग्नेट्रॉन ये क्या है, यूनिट है ये किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। तो देख लो, अब मैं तुमसे इसके बारे में पूछूं कि भाई तेरा अट्रैक्शन कितना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अरे यार क्या जिंदगी में, हाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पूछो, हाँ उसको बोलो गाना गाए, हाँ वो कौन सा आजकल चल रहा है ना, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, वो इसको क्या मतलब है यार, हाँ इसको क्या मतलब है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसको मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो इस आदमी को पड़ता है, उसको लगता है कि भाई कब बात हो जाए, कब कुछ हो जाए, कब कोई, हाँ कब कोई बोल दे कि यस यू आर द वन, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं, हाँ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं। डायमैग्नेटिक एकदम मुंह माया से मुक्त, कोई अट्रैक्शन नहीं, उल्टा रिपल्सन कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। और पैरामैग्नेटिक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। जैसे एक बात बताओ, चलो एक सिंपल सी बात बताना, मैग्नीशियम की बात करता हूं। मैग्नीशियम क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, अंदर का इलेक्ट्रॉन तो सारा पेयर्ड ही होगा, p6 पेयर्ड है, सब कुछ पेयर्ड है। सर ये क्या होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा क्या, क्यों, क्योंकि सर इसके पास कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ अट्रैक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सोडियम के पास जाओगे, सोडियम को देखोगे, ये देखो सोडियम, सर ये चिल्ला रहा ये क्या कर रहा होगा, सोडियम को देखोगे 3s1, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है,
सोडियम देखा होगा, जिंदगी में पहला कोई कंपाउंड बनते हुए देखा होगा ना, सोडियम NaCl के साथ बना रहा होता है। ये दिल फेंक के आ जाता है, सोडियम एक ऐसा आदमी होता है। देख रहे हो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना ये क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसे बोल दूं तो ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा क्या, दिख रहा है? हाँ श्योर हो? बस बेटा कोई दिक्कत नहीं, हाँ आज माहौल है, समझ लो जिंदगी कुछ कहानियां हैं, 2 महीने के बाद 2.5 महीने बाद, तब तक आप पेयर्ड मत हो जाइएगा, अनपेयर्ड ही रहिएगा। पढ़ाई अच्छी होती है इस बात का भरोसा रखिएगा, 2 साल बाद पता चलेगा। हाँ 2 साल बाद ना आप ऐसे पिक कर सकते हैं, नहीं तो घर वाले उसके बाद आपको पिक कर सकते हैं, ठीक है? तो 2 साल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर बाद में पेयर्ड होते रहिएगा। अभी आपको पैरामैग्नेटिक रहना है, अनपेयर्ड रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी अपने पास, एक तो आप कभी भी एक्सचेंज कर सकते, कुछ भी कर सकते, ठीक है, ऑप्शंस आर ओपन, ठीक है? तो देख लो, हो जाएगा, निकाल लोगे, डन। तो मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, नाइट्रोजन के बारे में बताओ, नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बताओ। ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन टाइप पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, बताओ। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा? सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद बताए रे। चलो हो गया, ये देखना 1s2 2s2 2p कितना हो गया 4। सर ये देखोगे, मैं लास्ट वाले को ही क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि भैया वही अनपेयर्ड होगा, वही अनपेयर्ड होगा, बाकी अंदर वाला फुल्ली पेयर्ड होता है, फुल्ली फिल्ड है तो फुल्ली पेयर्ड होगा। चलो बताओ इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड। चलो ये बता दो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाओगे, सर कोई पूछ दे मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2 BM लिख सकता हूं, मतलब 3 इंटू 5 अंडर रूट 15 BM आ जाएगा। इसका निकालने जाओगे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 BM हो जाएगा। कितना हो गया, अंडर रूट 8 BM हो जाएगा, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? अच्छा चलो एक बात बताओ, चलो अब डिफिकल्ट सा पूछते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बात नहीं चलेगी, ये थोड़ी ना होता है। मैग्नीज था, मैग्नीज का कितना था, 25 था, ठीक है, मैग्नीज का 25 था, तो मैग्नीज को हम लोग ऐसे लिखते थे, आर्गन 18 4s2 3d5। सर एक बात बताइएगा, अगर मैं मैग्नीज को मैग्नीज प्लस 2 कर दूंगा तो क्या इसके अंदर का पैरामैग्नेटिक नेचर, या हम बोल सकते हैं इसके अंदर का मैग्नेटिक नेचर चेंज होगा क्या? क्या लगता है आपको, मैग्नीज का अगर मैं मैग्नीज को +3 कर दूं, क्या इसके अंदर का पैरामैग्नेटिक नेचर चेंज होगा क्या? चलो बताओ किसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर चेंज होगा, कहां पर चेंज होगा? मैग्नीज +1 में, सॉरी +2 में, +3 में, कहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर चेंज कहां होगा? एक बात बताऊं, यहां पर 4s2 है, 2 के 2 पेयर्ड है, 3d5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, सोच रहा है भाई, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट 35 BM होगा। सर इसके अंदर भी देखोगे अगेन 3d5 है, मतलब अभी भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछेगा किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे देख लो अंडर रूट 35 BM आ जाएगा, लेकिन मैग्नीज +3 में, मैग्नीज +3 में फर्क पड़ जाएगा। कैसे रे भैया, 3d4 है, 3d4 है, 3d4 है, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां से मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 BM होगा। ये कितना हो गया, अंडर रूट 24 BM होगा, अंडर रूट 24 BM हो जाएगा, पक्का हो जाएगा।
देख लो, तुमसे क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है, किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम, कौन पैरामैग्नेटिक कौन डाईमैग्नेटिक। जैसे ये सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक, ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। चलो एक बात बता दो, बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, चलो बताओ। बेरिलियम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं डाईमैग्नेटिक? हाँ हो जाएगा, श्योर हो, पक्का, डन। देख रहे हो कैसी कैसी बातें चल रही हैं। मतलब हमने 3 रूल्स पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए, 3 रूल्स पढ़ लिए, अबव प्रिंसिपल, पॉबव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते, श्योर है। तो अब सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके कितने होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके कितने होते हैं, आयंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। मैंने यहीं से क्यों निकाला समझ में आ रहा है, क्योंकि सर लिखते टाइम जब इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हो तो आप लोअर एनर्जी को पहले फिल करते हो, फिर हायर एनर्जी को फिल करते हो, लेकिन जाते टाइम आप क्या करोगे, जो सबसे बाहर है उसको निकालोगे। पहले किससे निकालोगे, 4s से, फिर कौन बचेगा, 3d से निकालोगे। पक्का हो जाएगा सर, श्योर है, डन, पक्का। चलिए आ जाइए आ जाइए। अब थोड़ा एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान सुनिएगा, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एक्सेप्शंस की बात की जाए और वो क्यों है इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस की बात की जाए, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो जाएगा और ये चैप्टर ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ये देखना अपने पास एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं, ये देखो, अगर मैं बोलूं क्रोमियम, क्रोमियम के केस में देखना 24, तुम क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये कितना लिख दोगे, 3d4। ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो एक बार। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1 मिनट सिंपल सी समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था, तो स्टेबिलिटी के ऊपर अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने, ध्यान सुनना एक लाइन, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से लोअर एनर्जी से या हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से अगर आपकी स्टेबिलिटी डबल हो जाए या स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, समझ जाइएगा आप वो एक्सेप्शन ले सकते हैं। ये चीज देखिएगा, जैसे यहां देखो, ये हाफ फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ बेचारा अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दूं तो देखोगे क्या हो जाएगा, अब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, सर ये यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। क्रोमियम का कोई पूछेगा कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सर क्या हो रहा है, सर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से सामने वाले के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दोगे, सामने वाले के अंदर क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब भी ऐसा हो, आप अभी जब इससे ज्यादा एक्सेप्शंस देखोगे, जब आप इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक में जाओगे ना, तो वहां पर और ज्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगे। पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। अभी के लिए बस इतना जान जाओ, 2 एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए, क्रोमियम और कॉपर, 2 एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। कॉपर में भी देखोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो भाई साहब, यहां देखोगे 3d9 है, सर 3d9 से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दोगे ना, देखो ना, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, दोनों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये देखो हाफ फील्ड हो गया और ये फुल्ली फील्ड हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, ये दोनों स्टेबल हो गए, तो इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। पक्का। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से अगर आपकी एनर्जी को, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये अलाउड होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, देखो ये फुल्ली फिल्ड था, लेकिन हमारा ये बेचारा अनस्टेबल था ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया, तो ये हाफ फील्ड हो गया, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। हाफ फील्ड तो स्टेबल होता है ना, तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल हो गया, हो जाएगा। ये देखो यहां पर देख लो, ये बेचारा उतना स्टेबल नहीं, 3d9 है, उतना स्टेबल नहीं, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, देख लो अपने पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
श्योर हो? डन, पक्का। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाए, जैसे अपना एक बैकलॉग अगर हो जाए, अब मैं किसको बोलूं एक बैकलॉग हुआ, तो भाई एक बैकलॉग नॉर्मल है, एक क्लास बैकलॉग हो गया कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ मिलता है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब बीच में चलो भी गर्मी छुट्टियों में नहीं मिल रहा था लेकिन अब तो मिल रहा होगा, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? तो देख लो एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन आयंस का लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। हाँ, कैसा लग रहा है जिंदगी? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसी फील हो रही है? हाँ देख लेना, यहां पर देखो। अब थोड़ा फिर से देखो यार, ज्यादा इजी लग रहा है ना, बहुत इजी पीजी लग रहा है। एक काम करिए, डरा देता हूं, याद करो श्रोडिंगर को, याद करो। अच्छा इसका निकाल दो, हाँ चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन निकाल दो। क्रोमियम में कितना होगा, क्रोमियम का कितना होगा, मैं कन्फिग्रेशन लिख भी देता हूं, आपको पता चल जाएगा। ये कितना होगा, 4s1 3d5 होता है। क्रोमियम +2 का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोमियम +2 का मतलब क्या हो जाएगा, निकाल के देखो क्या होगा। क्रोमियम +2 का मतलब, क्रोमियम +2 का मतलब क्या हो जाएगा सर? कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? आर्गन 18 होगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन, 3d4 होगा क्या? 3d4 का कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओ, 1 2 3 4, यही होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा सर? 4 × 4 + 2, 4 × 4 + 2 bm लिख सकते हैं, मतलब √24 bm लिख सकते हैं। √25 होता है तो 5 होता है, √24 होगा तो 5 से कम होगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? अरे सीधी सी बात है ना, 25 होता तो 5 आंसर आता, तो 5 से थोड़ा सा ही कम होगा ना, ए क्यों आएगा, बी आएगा, 4.90 निकाल देंगे, श्योर हैं? डन, चले आगे, हो जाएगा। चलो तो अब अपने पास कुछ चीजें, फिर से श्रोडिंगर के पास चलते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर ही था जिसने हमें ये सब चीजें बताई। हमारी जिंदगी को लास्ट हफ्ते से जो बर्बाद कर रहा है वो श्रोडिंगर ही कर रहा है। तो आइए अब एक बार फिर से जाते जाते उस महान आत्मा को याद करेंगे। हाँ ऐसे अच्छा लगता है ना बोलने में। आइए एक बार फिर से श्रोडिंगर को देखते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ये बात आपको भी पसंद नहीं आएगी, एक्चुअली श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स यूज करना शुरू किया। क्वांटम मैकेनिक्स में कैट स्टोरी बता देता हूं भाई, सुनना आप ध्यान से। क्वांटम, अब श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स यूज करा। क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हें ही पता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपेनहेगन, ठीक है ना, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने उसको लगाना शुरू किया अपने माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम लोग के ऊपर लगाना शुरू किया। क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग के ऊपर नहीं लगता, ये सारी जो करतूत कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन कर सकता है। हम लोग यार, हम लोग का पता है ना कि हम लोग इस रास्ते पे ट्रैवल करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सर हवा में उठे और चलना शुरू कर दिया। हम 3D में नहीं चल पाएंगे ना, मतलब 3D मतलब ऊपर से नहीं चल सकते, हमारा एक फिक्स्ड है ना कि भाई हम ऐसे ही चल सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ फिक्स नहीं होता। अगर तुमसे कोई पूछेगा ना, ये देखो ना, रियल लाइफ में कोई पूछे, ये देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाता हूं। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं से कहीं जा रहा है, इसका कोई रास्ता थोड़ी ना है कि बेटा देखो ना S = UT + ½ AT² से चलो। ये कहीं भी किसी भी रास्ते से कहीं भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, ये देखो ना। ओके ओके ओके, ये देख लो। अब ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता फिक्स थोड़ी ना कि S = UT + ½ AT² में हो रहा है भाई, ये कुछ भी चल रहा है, कहीं भी चल रहा है इलेक्ट्रॉन का अपने पास। ये देखो, ये देखना कहां गया। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहे हो, लगा लोगे, लगा लो फिजिक्स, S = UT + ½ AT² लगा लो, मजा आ जाएगा, देख लो। न्यूक्लियस फिक्स है, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को, खट 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 कहीं भी जा रहा है, किधर भी जा रहा है भाई, ये कहीं भी जा रहा है, देख रहे हो, टिमटिमाता हुआ शांत हो गया। जैसे तुम थे शुरुआत में आए थे तो एकदम पॉपकॉर्न टाइप, अरे सब तूफान ही कर देंगे, जैसे जैसे साइंस पढ़ते गए शांति आती गई। 2 चैप्टर के बाद अब तुमसे कोई बोले एकदम, अरे सर हाँ ऐसी बात। चलो और क्या है मेरे पास, एक मिनट, ये देखो, ये देखना, S और P का जो स्ट्रक्चर देख रहे थे, एक मिनट, चलो कुछ याद करा श्रोडिंगर को यार, श्रोडिंगर अच्छा इंसान था ना। ये देखो, एस का शेप देख रहे हो, क्या शेप चल रहा है, एस का शेप देख रहे हो,
ये एस है। पी का देख लो, पी कैसे चलेगा, पी कैसे चलेगा, ये देखो एस का शेप देख लो, स्फेरिकल है, कोई नोड नहीं है, याद करो। पी को देख रहे हो, कितना सुंदर बलून टाइप स्ट्रक्चर है, कितना सुंदर बलून टाइप स्ट्रक्चर है। पी वाई मतलब वाई एक्सिस पे बना दो, पी वाई मतलब वाई एक्सिस पे ऐसे बना दो, जेड मतलब पी जेड पे बना दो, ये देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर सा दिख रहा है। हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देख लो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड दोनों के बीच में कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है ना। ठीक है, ये देख लो डी जेड स्क्वायर कितना सुंदर सा लग रहा है। तो बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। ठीक है, अब श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर की बात कर रहे थे, श्रोडिंगर की बात कर रहे थे। श्रोडिंगर ने क्या करा कि भाई ये सब चीजें तुम्हें ही पता है, ये सारी हवा की चीजें थी, हमने बना ली, हमने खुशी खुशी देख लिया। ठीक है, एनिमेशन यार क्या ये लेना भाई, मैंने भेज तो दिया ही था, लेकिन श्रोडिंगर ना कहाँ गया, श्रोडिंगर वाला शेप्स वाला ना, ये भेजना था, भेज तो दिया था मैंने शायद। ओके, बुकमार्क शेप्स ये वाला भेजना है, या पता नहीं कुछ तो एरर हो रहा है। चलो हो गया, हो गया, इतना समझ में आता है यार। अब तुम भी यार ऐसे, ये देखना। तो श्रोडिंगर की बात कर रहे थे, श्रोडिंगर ने बोला देख लो कितना प्यारा सा मैथ्स लिया, साई को डिफरेंशिएट किया। पहले बोला साई जो होता है, साई जो होता है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। फिर उसने क्या करा, उसने क्या करा, एक्स वाई जेड को कॉस थीटा साइन थीटा इन सब में कर लिया, उसकी मर्जी थी, उसको फिजिक्स पढ़ना था कर लिया, हमें कोई दिक्कत है नहीं। किसी को करना है क्या, डिफरेंशिएट करना है तो कर सकते हो। ये चीज आप इसको वेक्टर का रिजोल्यूशन जब हो जाए ना, आपका जब वेक्टर रिजोल्यूशन हो जाएगा, जब वेक्टर रिजोल्यूशन हो जाएगा तो आप पढ़ लेना। श्रोडिंगर ने ये सारी बातें करी थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का देखो बोर्स रेडियस ये है, बोर्स रेडियस ये है। अच्छा चलो एक बात बताना, नोड्स याद है, नोड्स किसको बोलते थे, नोड्स किसको बोलते थे, याद करो, नोड्स किसको बोलते थे सर, जहां पर साई स्क्वायर डीवी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। साई स्क्वायर डीवी कब जीरो होगा, जब साई स्क्वायर जीरो होगा, याद है। और साई स्क्वायर कब जीरो होगा, किसी का स्क्वायर कब जीरो होता है, निकाल लोगे, याद आ रहा है पक्का। अच्छा चलो एक बात बताओ, इस इक्वेशन को देखो, ये किसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये किसका इक्वेशन दिया, बस ऐसे ही बता रहा हूं, ये वन एस का इक्वेशन दिया हुआ है, वन एस का इक्वेशन दिया है। अब ये तुम्हें फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, जेड क्या है सर, जेड अपने पास एटॉमिक नंबर, ए नॉट क्या है बोर्स रेडियस, ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट। तुम्हें लगता है इसका ग्राफ बना लोगे, इसका ग्राफ बना लोगे, इसका ग्राफ बना लोगे, कैसा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनता है पता चलता है, तुम्हें भी पता है, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करने जाएं। हमें नोट्स निकालने के लिए रेडियल नोड निकालना हो चाहे एंगुलर नोट्स निकालने हो, सबका फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें कोई दिक्कत है नहीं। मुझसे कोई बोल दे कि इसका ग्राफ बना के नोड निकालो, नोड निकालो जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाए, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाए, इसका ग्राफ बड़ा प्यारा सा आता है। नहीं नहीं अरे देख लो ना, देखने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, देख लो। इसमें दो, एक्चुअली इसमें दो तरीके होते हैं, जो साई को लिखा जाता है ना वो बाद में ऐसे लिखा जाता है, आर, आर ये रहा थीटा, और इसको हम लोग लिख देते हैं फाई। देख लो साई को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिखा जाता है। अब ये सब चीजें ना कोई जरूरत नहीं, तुम्हें एक चीज बतानी थी उसी के लिए बस ये टाइम पास कर रहा हूं। ये क्या होता है कार्टेशियन अपने पास, और ये क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब एंगल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। श्रोडिंगर ने बोला कि मेरी मर्जी, ठीक है मेरे हिसाब से मैं जी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये देखना, इसने बोला, अब इस इक्वेशन को देख लो, वन इसका ग्राफ दिखाता हूं, रुक जाओ, वन इसका ग्राफ देखो, ये रहा, देख रहे हो ग्राफ कितना प्यारा सा। तुम लोग ऐसे चुटकी बजाते हुए बना देना, तुम ऐसे ही बना सकते हो यार, ये इसको बनाने में तुम्हारा क्या जा रहा है, कुछ नहीं, इसको बनाने में कुछ हो थोड़ी ना रहा है, ऐसे ही बना दोगे, ऐसे ही बना दोगे, कुछ है थोड़ी ही ना। श्रोडिंगर का ग्राफ तुम लोग, बस मैं पूछ नहीं रहा, अदरवाइज तुम सब लोग बना सकते थे, वन एस का ग्राफ ऐसा, टू पी का ग्राफ ऐसा, टू एस का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अबे नहीं बनाना, तुम्हें नहीं रटना ये सब, बस मजाक कर रहा हूं, बस बता रहा हूं, कोई बोले तो बोल देना हाँ हाँ आता है मुझे, क्योंकि ग्राफ से एक ही चीज काम की आती है, एक ही चीज काम की आती है। ये सब ग्राफ तो तुम ऐसे ही बना दोगे यार, क्यों जरूरत है तुम्हें, तुम्हें जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। ठीक है
अबे लिखना भी नहीं है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब तुमसे कोई पूछे कि सर 1s के अंदर रेडियल नोड्स बताइए, तो तुझे लगता है तो इसके अंदर इसका ग्राफ, सर मैं पूछूं बताओ बेटा 2s के अंदर का 2s के अंदर कितने रेडियल नोड्स हैं, तो तुम क्या करोगे? अच्छा सर ने 2s का पूछा तो एक काम करता हूं, इस ग्राफ को देखता हूं कहां कहां जीरो हो सकता है। ये जीरो हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट जीरो हो नहीं सकता, पाई जीरो हो नहीं, एटॉमिक नंबर जीरो होगा नहीं, बोर्स रेडियस जीरो होगा नहीं, ये जीरो है, ई की पावर कभी जीरो होती नहीं, तो यही जीरो होगा। मैं इसको सॉल्व करके फिर बताऊं भाई 2s का ग्राफ ना, मुझे लगता है किसी को अगर मैं पूछ दूं कि रेडियल नोड बताओ, तो तुम्हें पता है भाई रेडियल नोड ऐसे ही बता दोगे, 2 - 0 - 1 1 ऐसे ही बता दोगे। मैं पूछूं एंगुलर नोड्स बताओ, तो एंगुलर नोड्स तुम ऐसे ही बता दोगे। एंगुलर नोड्स कितना होगा? 0। जो ज्यादा स्मार्ट होगा वो इसको सॉल्व करके लाएगा कि अरे सर इसको सॉल्व कर रहे हैं। अबे नहीं सॉल्व करना भाई, मजाक कर रहा हूं। ये देख लो, ये क्या है? ये 2pz है। मैं पूछूं 2pz का बताओ कितने एंगुलर नोड्स, कितने रेडियल नोड? तुम्हें लग रहा है तुम इसको इक्वेशन को देखोगे, बड़ा अच्छा इक्वेशन सर ने लिखा है, ये देखो ये कभी जीरो हो नहीं सकता, ये भी जीरो हो नहीं सकता, हाँ ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता। हाँ सर 2pz में पता है 2p के अंदर रेडियल नोड जीरो होता है। सर बताइए रेडियल नोड जीरो होगा कैसे? रेडियल नोड 2 - 1 - 1 जीरो। एंगुलर नोड कितना होगा? एंगुलर नोड कितना होगा? सर एंगुलर नोड 1 हो जाएगा। कैसे? सर cos थीटा जीरो। तुम्हें लगता है तुम इस इक्वेशन को निकालोगे? मैं देखो भाई मेरा काम है, मैं ऐसा नहीं ना कोई ऐसे बोले अरे सर आपने तो इक्वेशन दिखाया ही नहीं। बेटा इस इक्वेशन को देख लेना और तुम्हें बता देता हूं। जैसे देखोगे ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये एंगल जीरो होगा, इसीलिए इसके अंदर रेडियल नोड, एंगुलर नोड 1, रेडियल नोड 0 है। भाई ये सब टाइम वेस्ट मत करना, ध्यान सुनिएगा। श्रोडिंगर ने ये इक्वेशंस बनाई थी, हमारे काम, अब तुम्हें ही पता आज के टाइम पे तुम सब कुछ यूज कर चुके हो। अब बस श्रोडिंगर को हम एक टाइप से बस उसको थैंक यू बोल रहे हैं कि उसने हमें ये चीज शॉर्टेड करके दे दी, हमें शॉर्टकट फॉर्मूलाज बता दिए। अदरवाइज तुम्हें ही पता है इस इक्वेशन को सॉल्व करते, आंसर निकालते मजा आ जाता। ठीक है, ये देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते कोई पूछेगा कि सर ये क्या है? 3p है, 3pz है, इसके अंदर बताइए कितने कितने रेडियल नोड, कितने एंगुलर नोड? तो ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, यहां जीरो हो सकता है और ये एंगल जीरो हो सकता है। तो सर एक एंगुलर नोड, एक रेडियल नोड। अबे बेवकूफ समझाए क्या? हाँ ये श्रोडिंगर ने किया था, उसकी मेहनत को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। हमें इन इक्वेशन से डरने की जरूरत नहीं है, हमें इन इक्वेशंस को डरने की जरूरत नहीं है। अब श्रोडिंगर ने क्या करना शुरू किया? श्रोडिंगर ने ऐसे ग्राफ्स बनाए। श्रोडिंगर के ग्राफ्स देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में ये ग्राफ्स दिख जाएंगे, एनसीईआरटी में आपको ये ग्राफ दिख जाएंगे। ये देख लो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां भी साई स्क्वायर जीरो हुआ वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नोड को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ में आपको क्या देखना है? ग्राफ को आपको ड्रॉ नहीं करना, याद रखना ग्राफ को अभी भी ड्रॉ नहीं करना कि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ रट रहे हैं, नहीं। ग्राफ में याद रखिएगा नोड किसको बोलते हैं? जहां पर वो टच करता है। नोड किसको बोलते हैं? जहां पर वो टच करता है। ठीक है, जहां पर वो टच करता है। कोई तुमसे पूछ देना ग्राफ का क्वेश्चन, ऐसे पूछ दिया जाएगा। ये देखो ऑर्बिटल, देखना ध्यान से, फॉर एन ऑर्बिटल, ये देख लो। तुमसे कोई ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? ऑप्शंस दे देता हूं, इसमें ध्यान सुनिएगा। ये कितनी बार कट कर रहा है? ये इसके नोड्स हैं, जितनी बार ये कट करेगा वो उसको नोड्स कहलाएंगे। सर इसके ऑर्बिटल्स दे दिए, कौन कौन से? तो देख लीजिएगा अपने पास, ये कौन से ऑर्बिटल का है? ये कौन से ऑर्बिटल का, ये कितने नोड्स हैं? इस ग्राफ को देख लो, ग्राफ से एक चीज पता चल जाएगी। सर रेडियल नोड्स कितने हैं आपके पास? रेडियल नोड्स कितने हैं? रेडियल नोड्स कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 रेडियल नोड्स हैं। देख लो किसका ऑप्शन मैच कर रहा है 4 से, उसको मैच करा दो। इस ग्राफ का एक ही क्वेश्चन आ सकता है आपकी जिंदगी में, एक ही क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आता है कि ये ग्राफ किसका बिलोंग करता है। शायद मुझे दिख रहा है 5s का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा? 5s का ग्राफ होगा। 4 रेडियल नोड्स किसके? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में किसके ऑप्शन मैच कर रहे हैं? रेडियल नोड्स निकाल के देखो, n - l - 1, n - l - 1, n - l - 1, 4 किसके दिख रहे हैं? 5s के दिख रहे हैं। पक्का 4 रेडियल नोड्स किसके पॉसिबल है? रेडियल नोड्स 4 किसके पॉसिबल होंगे? सर 5s के पॉसिबल होंगे। बाकी लोगों के निकाल के देखो ना, 5 - 1 - 1 3। सर ये कितना हो गया? 5 - 0 - 1 4।
ये देख लो 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 2, ये 5 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया 1। पक्का आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसे, अरे एक और क्वेश्चन ये लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ देखो, ग्राफ के अंदर ऐसे दे दिया जाए, रेडियल नोट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये लो। चलो ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ कितने नोट्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर कौन कौन से नोट्स होंगे, ये किसका ग्राफ है? क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर निकालो। अरे कुछ नहीं, जहां जहां टच कर रहा है ना, ये क्या है, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेडियल नोड्स का ही ग्राफ बनता है, रेडियल नोड्स का ग्राफ कितना आएगा, रेडियल नोड कितने आ रहे हैं 2, देखो किसके 2 आ रहे हैं, किसके ग्राफ में 2 आएगा, किसके ग्राफ का आंसर 2 आएगा, किसके अंदर रेडियल नोड 2 आएगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 माइनस 1 2, सर ये कितना होगा 3 माइनस 1 माइनस 1 1, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ग्राफ के क्वेश्चन बस इतने ही आते, इस ग्राफ के क्वेश्चन इतने ही आएंगे, पक्का डन हो जाएगा। तो ये एक ध्यान रखिएगा, यही श्रोडिंगर ने बोला। अब श्रोडिंगर की कहानी ये थी, श्रोडिंगर ने जाते जाते बोला कि सुनो, श्रोडिंगर ने एक्चुअली, श्रोडिंगर कैट स्टोरी जो थी ना, वो किसी और को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए श्रोडिंगर ने एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई थी। एक्चुअली श्रोडिंगर कैट स्टोरी ऐसी थी, ये तो ग्राफ राफ हो गया, ये देखो श्रोडिंगर कैट स्टोरी ये थी, ये श्रोडिंगर की कैट है, देख रहे हो कितनी प्यारी सी कैट है, हाँ कितनी प्यारी सी कैट है। एक्चुअली श्रोडिंगर को क्या हुआ, सुन लो कहानी, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम एक दूसरे को 2-2.5 महीने बाद मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है, खत्म, हाँ खत्म, बस अब यही है। अब ये 2 चैप्टर्स आपके हवाले साथियों, नीट 2026 में 2 साल बाद जो एग्जाम होगा उसके अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन का सिलेबस आप कर चुके हैं, 4 क्वेश्चंस आप अभी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। श्रोडिंगर कैट देख रहे हो कितनी मासूम सी प्यारी सी। एक्चुअली श्रोडिंगर ने क्या करा, एक्चुअली एक स्टोरी थी, जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप होना शुरू हुआ तो उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे ना, क्वांटम मैकेनिक्स हर एक जगह लगाने लगे उनके हिसाब से। जैसे हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, याद करो हाइजेनबर्ग ने, तो होता क्या है ना, जब शुरुआत में मान लो कोई स्टोरी आई तो अब हर एक जगह वही लगा रहे हैं। जैसे किसने बोल दिया कि गांधी जी वाला लगा दिया कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, यार वो उस जमाने में वैलिड था, क्योंकि उस जमाने में लोगों को शर्म आती थी, उस जमाने में लोगों को लगता था कि दूसरा गाल दे रहा है तो इसका मतलब वो पिटना नहीं चाह रहा, वो समझ रहा है, हाँ वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। आज के जमाने में वो स्टोरी चलेगी क्या, आज के टाइम पे एक थप्पड़ कोई मारता है और आप दूसरा गाल दे दोगे तो आपको पता है वो क्या समझ रहा है, ठीक है ना, आपने दूसरा गाल आगे किया वो समझ जाएगा कि इससे बड़ा मतलब क्या ही हो सकता है। तो वही हाल थी, वही हालत थी श्रोडिंगर के साथ भी। एक्चुअली हुआ क्या, जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होना चालू हुआ तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि एक टाइम पे आप एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट आप पोजीशन नहीं बता सकते, मतलब किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए 2 पैरामीटर्स आप एक टाइम पे नहीं बता सकते, 2 पैरामीटर्स एक टाइम पे नहीं बता सकते, ये हाइजेनबर्ग ने बोला। अब इसी के ऊपर लोगों ने बातें करने लगी, लोग अब कोपेनहेगन ने बोला कि भाई साहब ऐसे तो हर एक चीज ना अलग अलग, मतलब ऐसे तो हर एक चीज के बारे में नहीं बता सकते। जैसे मैं सीधी सी बात है, यहां पर कोई भी अपने पास, कोई उसने बोला कि यार हर एक चीज 2 चीजों पे चलेगी, श्रोडिंगर ने उसी के लिए एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा। हाइपोथेटिकल मतलब उसने लोगों को बताया कि भाई देखो ये ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे डबल चीजें होंगी, ये सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होती है, ऐसा नहीं कि इसके लिए वैलिड हो जाएगी। जो मैं ये सारी थ्योरी दे रहा हूं, जो क्वांटम मैकेनिक्स लगा रहा हूं, मेरे कैट के ऊपर वैलिड नहीं होगा, मेरे बिल्ली के ऊपर वैलिड नहीं होगा। कैसे, उसने एक एक्सपेरिमेंट बोला, लोग किया नहीं था, ऐसा नहीं श्रोडिंगर ने कैट को मार दिया था, नहीं नहीं कैट को नहीं मारा था, उसने एक इक्वेशन ली, उसने बोला कि यार मैं एक काम करता हूं, ये ना यहां पॉइजन रख दिया है मैंने, इसमें से पॉइजनस गैस निकलेगी, पॉइजनस गैस निकलेगी कब निकलेगी, जब ये हथौड़ा इसके ऊपर गिर जाएगा, जब ये जो हैमर है ये इसके ऊपर गिर जाएगा। लोगों ने बोला कब गिरेगा हैमर, तो उसने बोला कि यार ये पॉइजनस गैस तब रिलीज होगी जब ये हथौड़ा इस पे गिरेगा, हैमर गिरेगा, और ये हैमर कब गिरेगा, जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने आप को डिकम्पोज करेगा, रेडियो एक्टिविटी एमिट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये कैंची यहां से धागे को कट करेगी, ये हथौड़ा इस पे गिर जाएगा। लोगों ने बोला इससे हमें क्या मिलने वाला है, उसने बोला सुनो एक बात बताना, ध्यान सुना, श्रोडिंगर ने अपने कैट को एक रूम में बंद कर दिया, उस रूम के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया, और उसने बोला कि रिएक्शन होगी, उससे क्या होगा, ये हथौड़ा गिर जाएगा और ये पॉइजनस गैस होगी, पॉइजनस गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा,
पॉइजनस गैस बाहर निकलेगी तो क्या मिलेगा मुझे, कैट मर जाएगी। लेकिन उसने बोला हो सकता है ना रिएक्शन उतनी हो ही ना, जितने पे उतनी रिएक्शन हो ही ना कि कैट मतलब ये पॉइजन गिर के फटे। श्रोडिंगर ने बोला ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, दो ही रिजल्ट दे सकता है, दो ही रिजल्ट दे सकता है। उसने एक रूम लिया, उसमें बंद कर दिया श्रोडिंगर ने अपने कैट को, एक हाइपोथेटिकल है, रियल में नहीं किया था, कैट को बंद कर दिया। अब बाहर लोगों से पूछा कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, यहां दो ही ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, या तो कैट जिंदा होगी या कैट क्या हो चुकी होगी, मर चुकी होगी। अंदर रिएक्शन हो गया तो कैट या तो जिंदा रहेगी या फिर मर चुकी होगी। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि दोनों चीजों को कभी रिलेट नहीं कर सकते। अब जो लोग थे ना वो अलग अलग थ्योरी मार रहे थे। उसने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है, सुनो सुनो ध्यान सुनना। उसने क्या करा, कैट के साथ स्टोरी बना दी। उसने बोला कैट के साथ दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो जिंदा रहे, या तो वो जिंदा रहे या फिर निकल जाए, या तो वो जिंदा रहेगी या फिर निकल जाएगी। मतलब या तो ऐसा होगा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल उतना डिके नहीं हुआ हो तो ऑब्वियसली ये जिंदा रहेगी, और अगर डिके हो गया तो कैट निकल गई। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वो उसने किसी को प्रूफ करने के लिए, ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपेनहेगन, उनका ये चीज प्रूफ करने के लिए कि एक टाइम पे दो चीजें ऐसे नहीं बोल सकते कि सर कोई जिंदा भी है और कोई मर चुका है, ऐसा नहीं बोल सकते। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें आप इलेक्ट्रॉन के लिए बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता नहीं पता, लेकिन अब कैट का रास्ता, बड़े आदमी का रास्ता, मतलब होता है ना मतलब होता है ना कि अपने पास ट्रक का रास्ता, आप सब कुछ बता सकते हो। तो कैट स्टोरी, जो ये कैट की स्टोरी थी कि उसका कैट मरा नहीं, जिंदा ही रहा, ठीक है। उसने एक हाइपोथेटिकल इमेजिन कर लिया था कि ऐसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देम कि भैया ये क्या हो जाए, कैट जो है जिंदा भी है मरी भी है, ऐसा कभी दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सोच रहे हो दो लोग, मतलब सर मैं डॉक्टर बन भी रहा हूं नहीं भी बन रहा हूं, ये एनटीए वाली कहानी हो गई ना कि मैं सर ट्रांसपेरेंट भी हूं लेकिन मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। तो ये श्रोडिंगर कैट था। श्रोडिंगर कैट स्टोरी ये थी कि भैया उसने अपने कैट को मारा नहीं था, बस उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसने ऐसा बताया कि भैया कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी कैट एक ही टाइम पे जिंदा भी रहे और उसी टाइम पे मर भी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। या तो वो जिंदा रहेगी या फिर वो मर जाएगी, बस यही हो सकता है, ठीक है। सोच रहे हो साइंटिस्ट का जोक भी कितना बेकार सा जोक है यार, हंसी भी नहीं आती। सोचो ये लोग कैसे जोक्स मार रहे हैं, और सोचो ये इसको किसने किसी की बेइज्जती करने के लिए करा था श्रोडिंगर ने। ये सोचो श्रोडिंगर ने एक पेज पे इक्वेशन लिख के भेजी थी, भाई ये बेइज्जती करने, बेइज्जती हमें तो फील ही नहीं हुआ। मतलब ये साइंटिस्ट का जोक, सोच रहे हो क्या चल रहा है जिंदगी में। साइंटिस्ट लोगों का कुछ अलग ही चलता है यार, क्या ही बोला जाए, कुछ अलग ही चलते हैं वो लोग, अलग ही चलते हैं। मतलब अब तुम्हें पता है किसी बंदे ने न्यूटन भाई से पूछ लिया कि भाई साहब अगर आप छोटे छोटे मास के अंदर अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो उसको कैसे लगाओगे। सोचो किसी बंदे ने एक सिंपल सा क्वेश्चन न्यूटन से पूछा, न्यूटन ने पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की किताब लिख के भेज दी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किताब लिख के भेज दी सामने वाले को। आज तो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हो ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की हरकत है, एक बंदे ने न्यूटन को उंगली करी, न्यूटन ने लो भैया कांड कर दिया। इसीलिए कभी कभी पढ़ने वालों को ज्यादा उंगली नहीं करते, ठीक है। देख लो कैसे कैसे चीजें हो रही है। हम न्यूटन के बारे में अब सोचो, श्रोडिंगर ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो सोचो श्रोडिंगर ने केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दिया, फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दिया। उसने बोला यार मैं बायो पढ़ूंगा, मुझे इस सब्जेक्ट में पढ़ना ही नहीं जहां पे इतने बेवकूफ लोग भरे पड़े। लेकिन भाई तू श्रोडिंगर भाई, तेरी आत्मा जहां कहीं भी हो, तू हमें तो बर्बाद कर गया ना, हमें तो ऐसी ऐसी इक्वेशन दे के गया जो हम समझ ना पाए, हम मान लिए तेरी बात। सोच रहे हो क्या ही जिंदगी चल रही है। श्रोडिंगर ने ऐसे, यार तुझे क्या जरूरत थी भाई इतना एक्सपेरिमेंट, ऐसे ऐसे ग्राफ कौन बनाता है, हम पैराबोला समझते हैं, हाइपरबोला समझते हैं, ऐसे ग्राफ थोड़ी ना बात की जाती है। ऐसी बातें कौन करता है कि एक ही चीज, हाँ मर भी जाएगा जिंदा भी रहेगा। लेकिन श्रोडिंगर था, चलो कोई नहीं कर लेते। हाँ चलो दो चार क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते फिर चलते हैं। आज के लिए एक बार फिर से, कौन बनेगा डॉक्टर भाई, कौन, मैं नहीं तो कौन बे, क्या कौन बनेगा डॉक्टर, अपने आप को ये दिमाग में रखना, याद रखना है अपने को हमेशा, कौन बनेगा डॉक्टर, अपन ही बनने वाला है। हाँ मैं नहीं तो कौन बे, सीधा सीधा। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन अ ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 1। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां ऑर्बिटल लिखा है इसीलिए आंसर थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आंसर बताइए क्या होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन orbital for n is equals to 3 l is equals to 1, n is equals to 3 l is equals to 1, मतलब क्या हो गया 3p हो गया, 3p हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स 3p के अंदर, 3p के अंदर ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट पढ़िएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, कितना ऑप्शन हो सकता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसेंगे आप लोग, ध्यान से देख लीजिएगा।
आंसर क्या होगा? अगर आप 6 लिख रहे हो ना तो आप गलती कर गए। क्यों? क्योंकि यहां मैंने आपसे सबसेल नहीं पूछा है। ये देखो, ये p सबसेल है, ये p सबसेल है, उसके अंदर एक ऑर्बिटल, उसके अंदर दूसरा ऑर्बिटल, उसके अंदर तीसरा ऑर्बिटल। सर 3 ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल उठा लो, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं? उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये देख लो, फंस गए ना। मैंने बोला था ट्रिकी है, यही है ट्रिक। आपको पी सबसेल नहीं पूछा, मैंने पूछा ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो कोई भी ऑर्बिटल उठा लो भाई, पी हो, डी हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो ऐसे ही बता दोगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेम ऑर्बिटल में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करा जा सकता है? किस क्वांटम नंबर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है? किस क्वांटम नंबर से डिफरेंशिएट कहा किया जा सकता है? क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो ऑब्वियस उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? अलग होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो। नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉन पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं हो। चलो बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज का, आयरन का, सबका एटॉमिक नंबर याद है? मैग्नीज का कितना होता है? एटॉमिक नंबर बता दूं, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, आयरन का 26, बाकी ऑक्सीजन का तो पता ही होगा 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का 11 होता है और मैग्नीशियम का अपने पास 12 होता है। एटॉमिक नंबर बता रहा हूं। विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉन पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है? पेयर नहीं है। सर सोडियम के पास 11 होता है, एक कम हो गया तो 11 माइनस 1 10। मैग्नीशियम के पास 12 होता है, 2 चला गया 10 होगा, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉन है। सर ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 8 प्लस 2 10 हो गया। फ्लोरीन के पास 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10 हो गया। आयरन 26, 26 माइनस 2 कितना हो गया? 24। मैग्नीज 25 माइनस 2 कितना हो गया? 23। इन लोगों का इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, बाकी लोगों का इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। 26 माइनस 25 माइनस 2 23, ये कितना हो गया? 26 माइनस 3 कितना हो गया? 23। बाकी सब लोग इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं, बाकी सब लोगों का इलेक्ट्रॉन इक्वल है, लेकिन बाकी सर बी वाले ऑप्शन का इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल नहीं है। बी ऑप्शन का इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होगा, बी ऑप्शन का इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन एटम के लिए बताओगे, हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हाइड्रोजन एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर होता है? बताओगे कैसे निकलेगा, किस तरह से करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट ऑर्डर? अरे बस 2-4 क्वेश्चन कर लो फिर चलते हैं। क्या होगा करेक्ट ऑर्डर? क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए भैया? 1s, ठीक है, 1s की एनर्जी सबसे कम, वो ऑर्बिट देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑर्बिट से मतलब है, उसके लिए ऑर्बिट फर्क पड़ता है। ये देख लो, 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s और 2p की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में बोर्स मॉडल लगता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं लगाते। हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा? सर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, कल ही लिखवाया था, शायद कल ही लिखवाया था। हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट ये सब देखते, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट ये सब देखते। हो जाएगा, श्योर हो? आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चंस करो। एम सेल का मतलब पता है? एम सेल का मतलब क्या होता है? एम सेल का मतलब क्या होता है? के एल एम, के एल एम, के एल एम, के सेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, के सेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एम सेल, एल सेल मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और
एम सेल मतलब थर्ड ऑर्बिट। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इन सबके इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बताओ किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं किसके कम हैं। क्या होगा 19 वाले का, 21 वाले का, 25 वाले का निकाल के देख लो। सर एक्स के अंदर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया 10 18 और यहां पर 4s1 हो गया। सर वाई वाले में देखोगे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और कितना आ जाएगा 3d1। सर ये देख लो अपने पास जेड वाले को देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये कितना हो गया 3d5। इसको सही से लिखें तो 2, 8, 8, 1 हो गया, ये 2, 8, 9, 2 हो गया, ये 2, 8, 13, 2 हो गया। सबसे ज्यादा एम सेल में किसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हैं? जेड के ज्यादा हैं, फिर वाई का है, फिर किसका आ जाएगा जेड वाई एक्स आ जाएगा, जेड वाई एक्स आ जाएगा। ऑर्बिट वाइज देख लो, निकाल दोगे पक्का। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पक्का डन। चलो एक दो चीजें और दिखा देता हूं, ये देखना 3D में एक चीज और याद आई, ये देखो डिब्रोगली मॉडल दिखाना था, डिब्रोगली मॉडल दिखाना था। डिब्रोगली में याद है एक फॉर्मूला बताया गया था कि जितने ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में जाओगे ना, जिस ऑर्बिट में जाओगे उतने वेव्स बनते हैं, एन लैम्डा करके। एन लैम्डा याद है, दिखना अपने पास, इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा, नहीं नहीं थोड़ा बैक चलते हैं, एक मिनट ध्यान सुनना अपने पास। जब तुम्हारा ऑर्बिट होगा ना, जिस ऑर्बिट में रहोगे, याद करो वहां फॉर्मूला था एन लैम्डा करके, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। जिस ऑर्बिट में रहोगे, जिस ऑर्बिट में रहोगे उस ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, उस ऑर्बिट में उतने वेव्स बनेंगे। जैसे देखोगे फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में देखो एक वेव बनेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा। ध्यान से देखना, सेकेंड ऑर्बिट में जाओगे दो वेव्स बनेंगे, कैसे देखना, कंप्लीट ऐसे करके दो वेव। थर्ड वेव में देखोगे, ये देख लो, याद करो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव, सेकेंड ऑर्बिट में दो वेव, थर्ड ऑर्बिट में देख लो 3 वेव, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव, 1 2 3 4, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 वेव बन जाएंगी, फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी बन जाएंगी, 5 वेव बन जाएंगी। पक्का ये देख लो, इसको काट के देखोगे तो देखो एक वेव, फिर दूसरी वेव, तीसरी वेव, ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। ये देखना अपने पास। और क्या था दिखाने को यार, और भी कुछ था ना, एक दो चीजें और थी। बोर्स मॉडल तो सबको पता ही है, बोर्स मॉडल तो सबको पता है। ये देख लो के सेल, एल सेल, एम सेल तो सबको आइडिया है ही। के सेल, एल सेल, एम सेल ये सबको आइडिया है, इसमें तो क्या ही बताना है। एक ही ऑर्बिट है, उसी के अंदर घुमाना है, घुमाते रहिए, ठीक है। बाकी डिब्रोगली हो गया। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स इसमें कुछ है नहीं ऐसे तो। रेडियल नोड्स में क्या होता है भाई, खुल जा यार। हाँ देखो, अब देख लो ये एस के अंदर, कोई बोले स्फेरिकल कैसे आया भाई, ये हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिलकर देखो कैसा बनाया था। एक्चुअली इन्होंने ग्राफ ऐसे ऐसे बनाए थे। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या है, स्फेरिकल ही तो है भाई। इसको क्या बोलोगे, स्फेरिकल ही तो बोलोगे। तो कोई पूछे एस का भाई, तो एस क्या है, एस क्या है, स्फेरिकल होता है। पी के बारे में बात करेगा तो पी क्या हो जाएगा, पी ऑब्वियस है डम्बल हो जाएगा। पक्का तो चीजें देख लेना, याद रखना। और क्या याद रखना यार, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं मगर मोटी बातें हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अरे क्या हो गया भाई, तू इतना बड़ा क्यों हो गया, छोटा हो जा यार। हाँ ऐसे थोड़े ना करते। आंसर निकालो, एनएलएम की वैल्यू निकालो। 5s के लिए एनएलएम की वैल्यू बताओ क्या होगा, एनएलएम की वैल्यू क्या होगा। हाँ जो मेरे स्पैमर है इस क्लास के, बेटा आज मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो तुम जितना भी, जो लोग भी इंस्टा आईडी मांगते रहते हो, तुम इस क्लास को याद रखना। जब कल की क्लास में जाओगे ना तो उसको बोलना कि सुशांत सर की कल वाली क्लास में चलो, या लास्ट क्लास में चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वहां चल के बात करते हैं। देखो जाते जाते हम लोग किसी को पेयर्ड करके ही जाए ना यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो यार, कम से कम जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। हाँ
n इज इक्वल्स टू 5, l इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, a इज द करेक्ट आंसर, a इज द करेक्ट आंसर। जो भी इंस्टा आईडी दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सब लोगों को बता देता हूं, कल से आप आराम से इस कन्वर्सेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये देखो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, विच वन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है, विच वन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता, बता सकते हो कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है, कौन कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्या होगा जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, शायद जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे दिख रहा है सर सी और डी कभी पॉसिबल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक आपको ही पता चल रहा है। सी में क्या है, एल की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 2 है, डी में देखोगे एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू -3 है। तो सर इस तरह क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चन में क्या कर लेंगे हम लोग, आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी बोथ, सी एंड डी बोथ हो जाएगा। ये वैलिड नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं हो सकता, आंसर निकालते चले जाओ। ये देखो n इज इक्वल्स टू 3, विच वैल्यू ऑफ l इज करेक्ट, कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, l की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, n इज इक्वल्स टू 3, l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, जल्दी क्या होगा, डन डन डन, जल्दी जल्दी जल्दी, छुट्टी मिल जाएगी भाई, क्यों टेंशन ले रहा है। अब फिजिकल केमिस्ट्री 2-2.5 महीने के बाद चालू होगी तुम्हारी, जब थर्मोडायनेमिक्स, तब तक बहुत सारे लोग अपने पास डिसाइड कर चुके होंगे कि उनका 11th आबाद है कि बर्बाद है। अभी तक तो हो चुका है बहुत सारे लोगों का, लेकिन हाँ क्या उस टाइम तक और क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वांटम नंबर उसका कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4D में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4D में है तो कौन सा क्वांटम नंबर कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर 4D में हो तो विच क्वांटम नंबर इज नेवर पॉसिबल, 4D में हो तो कौन सा क्वांटम नंबर कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, विच वन इज नॉट पॉसिबल एनीवे, बता सकते हो कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कर लेंगे यार, रुक जाओ 2 मिनट बात कर लेंगे, कॉल कर लेंगे किसी को, लेकिन हाँ चलो, विच वन इज 4D इलेक्ट्रॉन, कौन सा पॉसिबल, सर 4D के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, l की वैल्यू कितनी होगी 2, m की वैल्यू क्या होगी -2 2 + 2, m के स्पिन क्वांटम नंबर ±½ होगा। सर यहां पर l की वैल्यू 1 दी है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सर n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू -2 से लेके +2 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू, l की वैल्यू 1 कभी नहीं हो पाएगी, l की वैल्यू 1 कभी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए L की वैल्यू 3, टाइप ऑफ सबसेल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं, टाइप ऑफ सबसेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा, क्या होगा, डन। L की वैल्यू 3 है, मतलब 3 कब हो सकता है, 3 कब हो सकता है जब F हो, तो ये सब हटा दो, F ही हो सकता है। F में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर भी कुछ लोग बी टिक मार के बैठ जाएंगे, बी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, सर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 होंगे, देख लो ये ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ कैसा लगा मेरा मजाक, देख रहे हो, ओ माय गॉड, हाँ पक्का। चलो एक काम करते, ठीक है, अब अपने पास, अब आप सब लोग क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, भाई कहाँ चला गया, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ठीक है,
होमवर्क यही है कि चैप्टर आपका कंप्लीट है, कंप्लीट चैप्टर अब आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो, कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी से पढ़ लो। अर्जुना का मॉड्यूल है, मॉड्यूल से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो। और मैं अगले 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक आपको नहीं मिलूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल चुका हूँ, आप भूल चुके होगे। हम दोनों फिर से मिलेंगे, लेकिन वो तब तक और ज्यादा जिंदगी में और रोमांच आ चुका होगा। तो कोशिश करिएगा सब लोग कि भैया कंप्लीट चैप्टर, चाहे एनसीईआरटी से हो चाहे मॉड्यूल से हो, दोनों से कंप्लीटली पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ज्यादा हो तो सर क्लास के ही क्वेश्चंस को कर लीजिए, डीपीपी को ही कर लीजिए, इन्हीं सब की प्रैक्टिस करते जाइएगा। आंसर आपको बार बार कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अभी मेरे लिए जो होमवर्क है, आपको समरी लेक्चर मिल जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो ब्लैंक पीडीएफ है क्वेश्चंस का वो मिल जाएगा। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए ब्लैंक क्वेश्चंस के साथ साथ उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, जो डीपीपी कराई गई है, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा अभी 1-2 महीने, तो मैं आपके सारे डीपी का सॉल्यूशन धीरे धीरे करके अपलोड करवा दूंगा, मैं खुद से अपलोड करवा दूंगा। ओके ठीक है, पक्का? तो चलो भाई, हो जाएगा, श्योर हो? तो बस प्रीवियस ईयर करते रहिए। और अब इसी के साथ पहला ब्रेक आपकी लाइफ में फिजिकल केमिस्ट्री का मिल चुका है। अगला ब्रेक अब 12th-11th खत्म करने पे मिलेंगे। और आई होप सो, जैसी भी रही जर्नी, कुछ लोगों ने बहुत प्यार दिया, कुछ लोगों ने बहुत गालियां भी दी होंगी, क्या क्या पढ़ा दिया, कैसे पढ़ा दिया, बट आई होप सो मजा आया होगा। 11th कैसा चल रहा है? हंसते खेलते चल ही रहा होगा। कोशिश हमने यही करी है यार, हंसते खेलते पढ़ाएं, लेकिन अगर हो सकता है कुछ लोग बैकलॉग लेके आ गए हों, कुछ लोगों को कुछ बातें बुरी लगी हों, तो भाई सॉरी। लेकिन हाँ, थर्मोडायनेमिक्स फिर से हम लोग आएंगे और फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, कॉल किसको किया जाए? कॉल एक्चुअली करने का ऑप्शन अभी है नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉल तो नहीं कर सकते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, मतलब जोश में, और होता है ना कि कमी मत लाना। अभी मोहित सर आने वाले हैं, इनऑर्गेनिक चालू होगा, क्वांटम नंबर्स पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऐसा ना हो कि सर मुझे कॉल करके बोलोगे अरे सर बच्चे तो ऐसे ही आ गए थे। भाई पूरा पढ़ के जाना। क्वांटम नंबर्स अगर आपको आता होगा तो आप समझ जाओ, पीरियोडिक आप 2 सेकंड में कर सकते हो। ओके, हाँ तो बस भाई चलते हैं, दुआओं में याद रखना, फिर मिलते हैं 2-2.5 महीने बाद। तब तक ये शक्ल आप आराम से भूल मत जाना। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद अरे सर आप कौन, हाँ ये चाहना पहचाना सा तो लग ही रहा है। ठीक है, तो चलो भाई, अब अपना 2 चैप्टर फिनिश्ड है, मॉड्यूल आपके पास है, पूरा मॉड्यूल करिए, एनसीईआरटी करिए, स्कूल में एकदम धमाका मचाइए। श्रोडिंगर से डरिएगा मत, श्रोडिंगर इक्वेशन कभी नहीं पूछा जाता है। श्रोडिंगर एकदम मतलब क्वांटम नंबर्स के लिए श्रोडिंगर फेमस है, उसी के लिए फेमस रहने दीजिए। और बाकी बस, हाँ अबे जा, थोड़े परमानेंटली थोड़ा जा रहा हूँ भाई, अभी आ जाऊंगा, 2-2.5 महीने बाद आ जाऊंगा, फिर से मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे, फिर से उतना ही टॉर्चर करूंगा जितना हार्ड मैंने अभी पढ़ाया है 2 महीने 2.5 महीने में, उतना ही अभी फिर से हार्ड पढ़ाने वाला हूँ, उससे ज्यादा हार्ड पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो पढ़ के आइए, अच्छे से करते रहिए। अबे भाई, हाँ, आ, गाने तो मतलब कुछ भी, हाँ हमेशा तुम मतलब ऐसे मूड में रहते हो, तुम्हें कोई बोल दे ना अगर गाने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, गाने का सिलेबस रहता है सर, गाना रहता है, अबे काहे का भाई, तुम सुनते तो हो यार। हाँ इतनी मस्त मस्त अभी मैं देख रहा था, अभी समाप्ति मैम का भी देख रहा था लेक्चर, इतना सही सही गा वो लोग गाते यार, हम लोग बेसुरे लोग हैं, कहीं भी कुछ भी गा रहे होते, ठीक है, अपने लिए गा रहे होते, तुम यार ऐसे ऐसे कहीं भी गाना गाना बोलना शुरू कर देते हो, दिक्कत हो जाती है यार। हाँ 2 घंटे ऊपर से, चलो कोई नहीं, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मिलते। अबे भाई मोटिवेशन यही है कि भाई पढ़ाई करना है। अब आपके पास 2 महीने तक कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो ये सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिनका बैकलॉग हो गया है डीपीपी इन सब का, वो बैकलॉग फिनिश कर लीजिए। ठीक है, अरे सुना तो दिया था बीच में, मैं खुद ही सुनाता रहता, मैं ऐसे ही सुनाता रहता हूँ। अभी तो आज ही तो सुनाया था, उस सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद, तेरी याद सताए रे, ओ सजनी रे। ऐसे ही था, बाकी कुछ भी गा सकते हो अब। हाँ, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल
थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। हाँ, और क्या यार, अब कितने गाने सुनेगा भाई तू? बस गाना सुनने से ज्यादा पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो, ये सब हंसते खेलते रहो, एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि तुम्हारी लाइफ में पेयर्ड नहीं होना है, अनपेयर्ड रहना है। हाँ ठीक है। पता चला गाना गा रहे हैं कि सर, हाँ, कि ले ले बलाएं तेरी, हाँ ऐसे वाले गाने गा रहे, दिल टूटे कि अरे सर दिल टूटा, ऐसे वाले गाने नहीं सुनने, एंजॉय करना है, पढ़ना है। अभी आप 11th क्लास में हो, बहुत ही बेसिक एज पे हो, ऐसी जगह खड़े हो जहां से आप कुछ भी कर सकते हो। रियलिटी यही है, कुछ भी कर सकते हो। मेरे से कोई पूछे तो मुझे लगता है कि अगर मुझे टाइम मशीन में पीछे जाना हो तो मैं अपने फिर से उस 10th क्लास में जाऊंगा, 10th क्लास से 11th में आऊंगा, क्योंकि वो जो फेज है ना, जो अभी आप झेल रहे हो, साइंस को समझने की कोशिश करो, सबसे ब्यूटीफुल पेज है। जब एक दिन समझ जाओगे ना, बहुत इंजॉय करोगे। ओके, तो चलो मिलते हैं सब लोग एक बार फिर से, और बाकी तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय 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 बाय। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।